सुपर पावर एकेडमी में निंगफांग का दिन बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था। मतलब वही रोज की तरह लीग ऑफ लेजेंड्स खेलना। उसे पूरा भरोसा था कि वो गेमिंग में प्रो है और कोई भी उसे बीट नहीं कर सकता। लेकिन तभी स्मैक उसके गाल पर एक जोरदार चांटा पड़ा। निंगफैंग ने गुस्से और शॉक के मिक्स एक्सप्रेशन के साथ कहा, अरे ये किसने मारा? वो उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड वांग यू थी। रीजन सिंपल था, उसे निंग का यूं टाइम वेस्ट करना बिल्कुल पसंद नहीं था। वांग यू ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, अवेकनिंग एग्जाम आने वाला है और तू अभी भी गेम्स खेल रहा है। निंगफांग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, गेम्स भी इम्पोर्टेंट होते हैं, ओके? ये भी हार्ड वर्क है। वांग यू ने ताना मारा, हार्ड वर्क? हाँ, बस मेडल्स भी तेरे कंसोल में ही मिलते होंगे। निंग को वैसे भी लगता था कि 18 की एज में उसे कोई 1 स्टार या 2 स्टार प्रोफेशन ही मिलेगा। उसे अपने बारे में ज्यादा उम्मीद नहीं थी, लेकिन वो वांग यू को एडमायर करता था, जिसने 16 की एज में ही 5 तारा प्रोफेशन पा लिया था। निंग अक्सर मजाक में कह देता, जब तेरे जैसी जीनियस दोस्त हो तो मुझे वर्क की टेंशन क्यों लेनी चाहिए? वांग यू तुरंत पलटकर कहती, लाइक हेल, मैं अपने बेस्ट फ्रेंड को लेजी एस बनने नहीं दूंगी। उनकी ये स्मॉल फाइट देखने वाले बाकी स्टूडेंट्स सोचने लगे, ये जीनियस वांग यू यहाँ इस एवरेज जो के साथ क्या कर रही है? पूरे एकेडमी में कोई नहीं था जो वांग यू को न जानता हो। वो डिकेड में एक बार प्रोडिजी थी, फिर भी सबको लगता था कि वो अपना टाइम वेस्ट कर रही है निंगफांग पर, जो 18 की एज में भी अवेकन नहीं हुआ था, जबकि बाकी लोग 16 की एज में ही अवेकन हो जाते हैं। कुछ लोगों को याद था कि निंग और वांग यू बचपन के दोस्त हैं, लेकिन फिर भी सबको ये अजीब लगता था। निंग एक ऑर्फन था, जबकि वांग यू का फैमिली बैकग्राउंड काफी अच्छा था। थोड़ी देर बाद वांग यू को सीधा अवेकनिंग एग्जाम सेंटर भेजा गया, जहां 16 से ऊपर के हर स्टूडेंट को अपनी इनेट टैलेंट अवेकन करनी होती है। हर साल की तरह टीचर ने रूल्स समझाए और स्टूडेंट्स को देश का फ्यूचर बताकर मोटिवेट किया। निंग को इस एग्जाम में कोई एक्साइटमेंट नहीं थी। उसे समझ नहीं आता था कि वांग यू इतनी सीरियस क्यों है, जबकि वो खुद ऑलरेडी 2 बार फेल हो चुका था और अब तीसरी बार आ लिया था। स्टूडेंट्स लाइन में खड़े थे, सामने अवेकनिंग क्रिस्टल रखा था। निंग बोर्डम से जम्हाई ले रहा था और बाकी लोग एक्साइटेड होकर अपने डिजायर्ड प्रोफेशंस की बातें कर रहे थे। जब उसका टर्न आया तो बाकी स्टूडेंट्स उसे क्यूरियोसिटी से देखने लगे। वो पूरे स्कूल में फेमस था, लेकिन एक नेगेटिव तरीके से। सब उसे जीनियस वांग यू का फॉलोअर समझते थे, जो 18 की एज में भी अवेकन नहीं हुआ और 2 बार एग्जाम फेल कर चुका है। अगर इस बार भी फेल होता तो उसकी रेपुटेशन सीधा बैट से ट्रैश में गिर जाती। उसके टीचर काइवे ने उसे रिएश्योर करते हुए कहा, नर्वस मत हो, बस अपना हैंड क्रिस्टल पर रखो। निंग ने हाथ क्रिस्टल पर रखा, लेकिन कुछ सेकंड्स तक कुछ नहीं हुआ। उसे लगा बस इस बार भी फेल, लेकिन तभी निंग के सबकॉन्शियस माइंड में कुछ अजीब सा दिखा। बाहर खड़े लोग सिर्फ इतना देख पा रहे थे कि क्रिस्टल रिएक्ट कर रहा है। इसका मतलब था फाइनली एक लूजर जैसे निंगफैंग ने भी अवेकन कर लिया था। निंगफैंग अब अपने प्रोफेशन के डिटेल्स क्लियरली देख पा रहा था और सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट ये था कि उसे सिर्फ 1 स्टार प्रोफेशन मिला। स्किल का नाम था मड मार्श टेक्निक। टीचर कै को उस पर सच में पिटी आ रही थी, इतने सालों बाद अवेक होना, और वो भी सिर्फ 1 स्टार प्रोफेशन के साथ। इस न्यूज ने बाकी स्टूडेंट्स को और भी मौका दे दिया निंग की बुराई करने का। टीचर ने उससे पूछा, तुम किस स्किल में अवेकन हुए? लेकिन वो पूरी तरह जोन आउट था। 2 बार बुलाने के बाद ही उसने जवाब दिया। टीचर काय को लगा कि निंग को बहुत बड़ा शॉक लगा है। आखिर उसने 2 साल लगातार फेल किया और अब तीसरे साल भी सिर्फ 1 स्टार प्रोफेशन। इसलिए उन्होंने और सवाल नहीं पूछे, बस कहा कि वो जल्दी से यूनिफॉर्म बदल ले अगले स्टेज के लिए। निंग अब भी प्रोसेस कर रहा था कि सच में क्या हुआ है। उसे याद आया कि वो सिर्फ अवेकन ही नहीं हुआ, बल्कि उसे अपना सिस्टम भी मिला, जिसमें पैसिव एबिलिटीज थी, जैसे डार्क होमोलॉजी और आर्केन गिफ्ट। ये पावर्स उसे डार्क एनर्जी के बैकलैश से बचाती थी और फोरबिडन स्पेल्स को बिना किसी कॉस्ट के कास्ट करने देती थी। लेकिन निंग जानता था कि डार्क पावर को दुनिया की सबसे ईविल पावर माना जाता है, और उसने कभी इमेजिन नहीं किया था कि वो फॉरबिडन लेवल मैजिक इतनी कैजुअली यूज करेगा। अचानक उसे याद आया कि सिस्टम ने उसकी मड मार्श टेक्निक को फॉरबिडन लेवल स्पेल में अपग्रेड कर दिया था। अब उसका नाम था फाउल अर्थ शेल। निंग सोच में पड़ गया कि क्या इन एबिलिटीज को यूज करना भी सेफ है, और ये सवाल उसका जवाब सिर्फ आने वाले प्रैक्टिकल टेस्ट में मिलेगा। टीचर काय ने प्रैक्टिकल टेस्ट के रूल्स समझाए। स्टूडेंट्स को टेस्टिंग रेल्म में मॉन्स्टर्स से लड़ना होगा और अपनी नई स्किल्स को प्रैक्टिस करना होगा। टीम वर्क अलाउड नहीं था और एक दूसरे पर अटैक भी फॉरबिडन था।
इसके लिए ड्रोन्स लगातार मॉनिटर करते रहेंगे। टीचर काई ने कहा, अपनी स्किल्स कंफर्म करो जितना जल्दी हो सके। लेकिन निंग हेजिटेट कर रहा था क्योंकि उसकी स्किल डार्क पावर से शील्ड समन करती थी। अगर किसी ने देख लिया तो उसे ट्रबल हो सकता था। स्टूडेंट्स जैसे ही रेल में गए वो मॉन्स्टर्स से लड़ने लगे, लेकिन निंग बुशेस के पीछे हाइड हो गया। उसका गोल था स्पेल्स यूज करने से बचना, खासकर ड्रोन्स के सामने। मॉनिटरिंग डिवीजन में बैठे कैप्टन जू ये देखकर इरिटेटेड हो गए। ये स्टूडेंट बस घूम रहा है, कुछ कर ही नहीं रहा। टीचर काई ने एक्सप्लेन किया कि निंग ने बहुत लेट अवेकन किया है, उसकी हेल्थ भी वीक है और उसके पास सिर्फ डिफेंसिव स्पेल है जो सोलो फाइट के लिए यूजलेस है। कैप्टन जू ने कहा, तो फिर इस एग्जाम में टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। एक स्टार प्रोफेशन से वो रियल एडवेंचर नहीं बन सकता। तभी मॉनिटरिंग टीम के एक मेंबर ने रिपोर्ट किया कि एक ड्रोन का फीड काट हो गया है और रियल में अनयूजुअल हाई पावर फ्लक्चुएशंस डिटेक्ट हुए हैं। जाकर पता लगाओ क्या हो रहा है। उधर जिस जगह ड्रोन डिस्ट्रॉय हुआ था वहां एक बच्चा अब पावरफुल मॉन्स्टर्स को देखकर डर से जम गया था। ऐसे मॉन्स्टर्स यहाँ एग्जाम में नॉर्मली नहीं आते। एक हुड पहने गॉब्लिन लीडर बाकी गॉब्लिन्स को कमांड दे रहा था, सारे ह्यूमंस को मार दो। ये सीन एक ड्रोन ने कैप्चर किया, लेकिन उस गॉब्लिन ने तुरंत उसे शूट करके गिरा दिया। वो ड्रोन सीधा निंग फैंग के हाइडिंग स्पॉट पर गिरा। निंग ने दर्द में आवाज निकाली और उसी आवाज से गॉब्लिन्स ने उसे सुन लिया। अब वो हर तरफ से निंग को घेर चुके थे। द सुपीरियर गॉब्लिन ने निंग फैंग को बस एक छोटा सा बग समझा, लेकिन निंग सोच में था, इतना हाई लेवल गॉब्लिन यहाँ एग्जाम में क्या कर रहा है। गुड न्यूज ये थी कि ड्रोन अब उसे वॉच नहीं कर रहा था, तो निंग ने ये परफेक्ट मौका समझकर अपने फॉरबिडन स्किल को टेस्ट करने का सोचा। जैसे ही निंग ने स्किल एक्टिवेट की, गॉब्लिन्स पूरी तरह डर गए। इतनी भारी मात्रा में डार्क एनर्जी अचानक अनलीश हो गई कि पूरे मॉनिटरिंग डिवीजन का कांटेक्ट कट हो गया। वहां बैठे लोग समझ ही नहीं पाए कि ट्रेनिंग ग्राउंड्स में इतनी डार्क एनर्जी कैसे आ सकती है, वो भी लेवल किंग थ्रेट के बराबर। तुरंत रेनफोर्समेंट्स को बुलाया गया। टीचर काई टेंशन में थी क्योंकि किंग लेवल थ्रेट का मतलब है ऐसा डिजास्टर जो एक पूरे सिटी को डिस्ट्रॉय कर सकता है। वहीं हाई गॉब्लिन तो अपनी जान बचाने के लिए डर के मारे कांप रहा था क्योंकि निंग की डार्क स्पेल धीरे धीरे मॉन्स्टर्स की सोल्स डिवावर करने लगी थी, एक एक करके। निंग को खुद भी ये डार्क मैजिक थोड़ा स्केरी लग रहा था, लेकिन मॉन्स्टर्स को मारकर एक्सपीरियंस पॉइंट्स इतनी फास्ट मिल रही थी कि ये बहुत इफिशिएंट लग रहा था। हाई गॉब्लिन को समझ ही नहीं आया कि एक ह्यूमन इतनी डार्कनेस को कंट्रोल कैसे कर सकता है, और फिर उसका शरीर अचानक इमोबिलाइज हो गया। वो भाग नहीं सका और डार्क मैजिक ने उसे बाकी मॉन्स्टर्स के साथ अब्सॉर्ब कर लिया। उस गॉब्लिन को हराने से निंग को पूरे 6000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले, जो कि नॉर्मल गॉब्लिन से 600 गुना ज्यादा थे। इस स्लॉटर के बाद निंग का लेवल सीधे लेवल 10 तक जंप कर गया, जबकि हर साल स्टूडेंट्स ट्रेनिंग रेल में सिर्फ 1 या 2 लेवल्स ही गेन कर पाते हैं। भले ही निंग खुश था कि उसे इतने एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले, फिर भी वो सोच रहा था कि इतना स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर एग्जाम वेन्यू में आया कैसे। उसने लूट चेक किया। दोनों आइटम ड्रॉप्स ऑरेंज क्वालिटी के थे, मतलब रेयर रैंक आइटम्स। एक था वैनगार्ड मार्क जो परमानेंट +10 एजिलिटी देता था, और दूसरा था एक क्लॉ वेपन। निंग ने सोचा कि क्लॉ वो खुद यूज नहीं कर सकता, लेकिन उसे बेचकर काफी पैसा कमा सकता है। वो खुश था कि फाइनली उसे स्ट्रॉन्ग और रिच बनने का मौका मिल गया है। लेकिन तभी अनाउंसमेंट हुई, सभी स्टूडेंट्स टेस्ट छोड़कर तुरंत बाहर टेलीपोर्ट हो जाएं। निंग ऐसा करने ही वाला था, तभी उसकी डार्क एनर्जी फिर से फैलने लगी, और तभी उसे समझ आया कि ये फॉरबिडन स्किल क्यों है। उसने जिन जगहों पर मॉन्स्टर्स मारे थे वहां डार्क एनर्जी ट्रैप्स रह गए थे। वो तुरंत वहां से निकलने के लिए टेलीपोर्टेशन स्क्रोल यूज कर लेता है ताकि कोई उसे देख न ले। बाकी स्टूडेंट्स भी सेफली बाहर निकल गए और निंग बिना पकड़े स्लिप अवे कर गया। एग्जामिनर ने स्टूडेंट्स को कहा कि वो तुरंत सिटी लौट जाएं, क्योंकि इवन अगर सारे स्टूडेंट्स मिल भी जाएं, तब भी वो उस किंग लेवल थ्रेट से फाइट नहीं कर सकते। रीइंफोर्समेंट्स के आने तक इंतजार ही एक ऑप्शन था, लेकिन सभी को सरप्राइज तब हुआ जब रेल्म के अंदर की डार्क एनर्जी ऐसे गायब हो गई जैसे वो कभी थी ही नहीं। एग्जामिनर को शक हुआ कि शायद वो डीमन बाहर निकल गया है, और उसका गेस सही भी था। बस उसे ये नहीं पता था कि उस डार्क पावर का सोर्स निंग फंग ही था। टीचर स्टाई ने तुरंत सिक्योरिटी को ऑर्डर दिया कि स्कूल के प्रेमिसेस सील कर दिए जाएं और सिर्फ अनरिलेटेड स्टूडेंट्स को बाहर जाने दिया जाए। निंग ने क्यूरियोसिटी में हीर से पूछा क्या हुआ, लेकिन पर्पल हेयर्ड वू ने मासूमियत से पूछा तुम ठीक हो ना। निंग ने बस सिर हिला दिया और उसे कहा कि वो जल्दी स्कूल छोड़ दे। स्कूल टेम्परेरीली सस्पेंड कर दिया गया और स्टूडेंट्स को कहा गया
कि अगली अनाउंसमेंट तक वापस ना आए। निंग अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड वांग यू के पास गया और कहा कि लगता है स्कूल में कुछ गड़बड़ हो रही है। वू को पहले ही न्यूज मिल चुकी थी कि स्कूल को किसी अननोन पावर की वजह से सील किया गया है। निंग अभी भी श्योर नहीं था कि वो पावर उस एलीट मॉन्स्टर की थी या फिर उसकी डार्क एनर्जी। वैसे भी वू को लगा कि निंग को दुख हुआ होगा। इतनी मेहनत के बाद एग्जाम बीच में रुक गया। उसने फिर उसे ऑफर किया, सिंस तुम डिफेंसिव स्पेल यूजर हो तब मेरी टीम ज्वाइन कर लो, काल से हम साथ लेवल अप करेंगे। निंग ने उसकी काइंडनेस के लिए थैंक्स बोला, लेकिन थोड़ी शान दिखाते हुए बोला, मैं अपना लेवलिंग अप खुद हैंडल कर सकता हूँ। निंग फांग का प्लान तो साफ था, वो सोलो जाने वाला था। रीजन सिंपल था, उसकी सारी पावर्स डार्क फॉरबिडन स्पेल्स थी जो दूसरों के सामने कैजुअली यूज नहीं हो सकती, वरना लोग डर जाएंगे, खासकर वू। लेकिन वू को लगा कि निंग फिर से बस टाइम वेस्ट कर रहा है, तो उसने सीधा उसे बेच दिया और साफ बोल दिया, नो एक्सक्यूज, कल सुबह एग्जैक्टली 8 o'clock वेस्ट गेट पे आना ही आना है। निंग ने उसे मनाने की कोशिश की, मैं नहीं आ सकता, लेकिन वो बिना पीछे देखे चली गई, उसे उसकी ऑटोक्रेटिक नेचर के साथ परेशान छोड़ते हुए। निंग सोच रहा था कि क्या कल सिक होने का बहाना बना दे, लेकिन वू को जानता था वो कोई एक्सक्यूज मानने वाली नहीं थी। हो सकता है उसे अपना लास्ट रिजॉर्ट यूज करना पड़े। इसके बाद निंग गया यूएन चेन एक्सचेंज कंपनी। प्लान ये था कि कुछ ऐसा इक्विपमेंट खरीदे जिसमें नॉर्मल स्किल्स अटैच्ड हों, ताकि वो फॉरबिडन स्पेल्स यूज किए बिना बस प्रिटेंड कर सके कि स्किल्स उसी की हैं। बस ये उम्मीद थी कि उसका सिस्टम इन इक्विपमेंट की स्किल्स को भी फॉरबिडन में ट्रांसफॉर्म न कर दे। साथ में वो अपने पहले वाले लूट भी बेचने का प्लान बना चुका था। जैसे ही वो अंदर गया, एक बोल्ड ड्रेस्ड लेडी ने मुस्कुराते हुए पूछा, सर मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? निंग ने बोला कि उसे ऐसा आइटम चाहिए जिसमें ज्यादा स्पेल्स अटैच्ड हों, चाहे वो वेपन, क्लोथिंग या एक्सेसरी कुछ भी हो। अटेंडेंट ने उसे देखकर थोड़ी नाक भौं सिकोड़ते हुए कहा, आप तो न्यूली अवेकेंड स्टूडेंट हैं, हाई लेवल स्पेल आइटम्स क्यों नहीं लेते? ये लो लेवल मियर स्पेल आइटम्स का क्या करना? निंग ने समझाया कि उसे बस टेम्परेरी चाहिए, सो कोई हाई टियर आइटम जरूरी नहीं है। शायद उसे पूर समझकर उसने एक नई अटेंडेंट को बुलाया और कहा, यू हैंडल हिम, आई डोंट हैव टाइम फॉर दिस। निंग को उसका एटीट्यूड बिल्कुल पसंद नहीं आया। नया अटेंडेंट यांगशिन काफी पोलाइट थी। उसने निंग से डिटेल्स ली और पेशेंटली उसे अलग अलग आइटम्स ट्राई करवाने लगी। निंग एक एक करके चेक करता रहा और आखिरकार उसे एक रिंग मिली जो उसके रिक्वायरमेंट के लिए परफेक्ट थी। उसने थैंक्स बोला और पूछा कि लूट कहाँ बेच सकता है। यांगशिन उसे अप्रेजल कंसाइनमेंट में ले गई, जहां लूट का वैल्यू चेक किया जाता है। मैनेजर मास्टर विंस्टन थोड़ा रूड था, लेकिन जैसे ही निंग ने अपना ऑरेंज लेवल क्लॉ दिखाया, उसकी आंखें चमक उठी। रियल ऑरेंज लेवल आइटम, लो रिक्वायरमेंट, हाई एट्रीब्यूट बूस्ट, ये तो जल्दी बिक जाएगा, उसने कहा। फिर पूछा, तुम क्या प्राइस एक्सपेक्ट कर रहे हो? निंग ने कैजुअली जवाब दिया, द हायर द बेटर। विंस्टन ने बोला कि वो तुरंत कुछ क्लाइंट्स को कॉल करेगा। इस बीच यांगशिन ने निंग को टी सर्व की। थोड़ी देर बाद विंस्टन वापस आया और बोला, आइटम बिक गया है 50,000 क्रिस्टल्स में। ट्रांजैक्शन फी 8% काटने के बाद तुम्हें पूरे 46,000 मिलेंगे। निंग को उम्मीद नहीं थी कि इतना पैसा मिलेगा। यांगशिन भी खुश थी कि उसे इतना अच्छा क्लाइंट मिला। विंस्टन ने कंफर्म किया कि पैसे उसके अकाउंट में तुरंत डिपॉजिट कर दिए जाएंगे। निंग अब शॉप में और आइटम्स एक्सप्लोर करने लगा। उधर बाकी एजेंट्स उसी बोल्ड ड्रेस्ड डीडी से पूछ रहे थे कि उसने क्लाइंट को क्यों नए स्टाफ को दे दिया। वो हंसते हुए बोली, मुझे सिर्फ रिच और पावरफुल हैंडसम गाइज में इंटरेस्ट है, ऐसे पुअर गाइज तो मेरे शूज कैरी करने के भी लायक नहीं। निंग फांग अप्रेजल रूम से बाहर आया तो बाकी एजेंट्स के चेहरे पर सवालिया भाव थे। ये लड़का मैनेजर के साथ क्या कर रहा था? तभी एक एजेंट ने धीरे से बताया, ये वही लड़का है जिसने 50,000 क्रिस्टल्स में इक्विपमेंट बेचा है और अब एक और पीस खरीदने वाला है। बोल्ड ड्रेस लेडी ने ये सुना तो उसे तुरंत रिग्रेट हुआ। कमीशन खुद लेने का मौका उसके हाथ से निकल चुका था और अब वो बस दूर से देख सकती थी। यांगशिन ने निंग को पर्सनली बाहर तक छोड़ा और मुस्कुराते हुए बोली, नेक्स्ट टाइम डायरेक्टली मुझे ही ढूंढ लेना, सर्विस फास्ट मिलेगी। उसने अपना नाम भी उसे याद रखने के लिए दे दिया। अगले दिन हमारा बॉय फुल माचो वॉक के साथ मीटिंग स्पॉट पर जा रहा था। उसने कल ही अपने नए इक्विपमेंट को अच्छे से चेक कर लिया था ताकि कंफर्म कर सके कि सिस्टम उसकी स्किल्स को फॉरबिडन में ट्रांसफॉर्म न कर दे। अब उसे किसी के सामने फॉरबिडन स्किल्स एक्सपोज होने का डर नहीं था। निंग ने वांग यू को कैजुअली ग्रीट किया। उसके साथ बाकी पार्टी मेंबर्स भी थे, एक शील्ड वॉरियर, एक मेज, एक ग्रेट एक्स यूजर और एक क्लेरिक जो हीलिंग के लिए थी।
वांग यू ने सबका इंट्रोडक्शन कराया, लेकिन निंग को उनके नजरों में ऐसा ठंडा शार्प वाइब महसूस हुआ जैसे उसने उनसे 80 मिलियन उधार ले रखा हो। तभी शील्ड वॉरियर ने वांग यू से कहा कि चूंकि वो अपनी सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन के करीब है, उसने उसके लिए एक गिफ्ट लाया है। निंग ये सुनकर इम्प्रेस्ड हो गया, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन क्वेस्ट हर 30 लेवल्स पर मिलती है। मतलब वो पहले ही लेवल 60 तक पहुंच चुकी है। सही मायनों में जीनियस। पर्पल हेयर्ड गाय ने गिफ्ट रिवील किया, एक एडवांस्ड एजिलिटी पोशन जो परमानेंटली +3 एजिलिटी देता है। बाकी मेंबर्स भी शॉक्ड थे, क्योंकि ऐसे परमानेंट एट्रीब्यूट बूस्ट आइटम्स काफी रेयर और महंगे होते हैं। लेकिन पर्पल हेड ने बोस्ट करते हुए कहा, ये तो कुछ भी नहीं, रिच फादर के कॉन्टैक्ट्स की वजह से ये आइटम हाथ लगा। वांग यू ने पोलाइटली मना कर दिया और बस थैंक्स बोला। पर्पल हेड ने पूछा, इंटरेस्ट क्यों नहीं दिखा रही? तुम टॉप यूनिवर्सिटी अप्लाई करना चाहती हो ना? लेकिन वो बस चुपचाप निंग को इशारा करके आगे बढ़ गई। पर्पल हेड ने तुरंत निंग की तरफ उंगली उठाकर वांग यू से पूछा, सीरियसली तुम अपना टाइम इस ट्रैश पे वेस्ट करने वाली हो? वांग यू इंस्टेंटली गुस्सा हो गई। वॉच योर वर्ड्स। लेकिन वो आदमी रुकने वाला नहीं था। वो लगातार निंग को 1 स्टार होने के लिए इंसल्ट करता रहा। निंग को समझ नहीं आया कि उसे टारगेट क्यों किया जा रहा है, लेकिन ऑनेस्टली उसे फर्क नहीं पड़ा। उसके मन में तो बस ये चल रहा था, फॉरबिडन स्पेल मारूं तो 1 सेकंड में खामोश हो जाएगा। क्लेरिक ने बीच बचाव की कोशिश की, लेकिन पर्पल हेड ने उसे भी इंसल्ट कर दिया। तू बीच में मत आ, रास्ते से हट। फिर निंग को मॉक करते हुए बोला, तेरा पूरा बॉडी बेच दूं तो भी एक एट्रीब्यूट पोशन की कीमत नहीं आएगी। ट्रैश जैसे लोग चुपचाप निकल जाओ। निंग ने काम होकर पूछा, काया हुआ? बस इसलिए मैड डॉग की तरह भौंक रहा है क्योंकि तेरे पास +3 वाला पोशन है। मेज भी ज्वाइन हो गया और बोला, तो फिर दिखा ना कुछ ज्यादा पावरफुल चीज अगर तेरे पास है। शाओचांग ने ऐड किया, अगर निंग सच में कुछ बेटर दिखा दे तो मैं उसे बो करके सल्यूट करूंगा, लेकिन अगर नहीं हुआ तो निंग को मुझे बो करके सल्यूट करना होगा। निंग को ये टाइम वेस्ट लगा। उसने बिना बोले अपना ऑरेंज लेवल वैनगार्ड एम्बलम निकाल दिया, जो परमानेंटली +10 एट्रीब्यूट्स देता है। वू ने उसे पहले कभी नहीं देखा था और बाकी के फेसेस पर प्योर शॉक था। उनके एक्सप्रेशंस कह रहे थे, ये सच है या सपना? निंगफंग ने सिंपली कहा, चेक कर लो अगर लगता है फेक है। लेकिन वांग यू थोड़ी हेजिटेंट थी। इतने प्रेशियस आइटम को कंज्यूम करने से पहले सोच रही थी। निंग ने हंसकर बोला, अरे ये तो मुझे घर पर पड़ा मिला था। वैसे भी ये तो ओरिजिनली तुम्हारे लिए ही था। बाकी पार्टी मेंबर्स इंसिस्ट करने लगे कि वो इसे यहीं अभी यूज करे। आखिरकार वांग यू ने वैनगार्ड एम्बलम कंज्यूम कर लिया और अब सबकी क्यूरियोसिटी बढ़ गई कि इफेक्ट सच में होता है या नहीं। निंग कॉन्फिडेंट था और वू ने कंफर्म भी कर दिया कि उसकी एट्रीब्यूट्स सच में इंक्रीज हुई हैं। शाओ चांग को यकीन ही नहीं हुआ और उसने एक्यूज कर दिया कि निंग ने ये आइटम चुराया होगा। निंग ने उसे बेट याद दिलाते हुए कहा, अब तो बो करो और जोर से बोलो क्योंकि मुझे ठीक से सुनाई नहीं देता। ये साफ साफ उसका मजाक उड़ाना था। शाओ चांग ने साफ मना कर दिया, जिससे उसकी अपनी पार्टी को भी डाउट हो गया कि उसने सच में सीरियस बेट लगाया था या बस यूं ही बकवास कर रहा था। आखिर पर्पल हेड के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। घुटनों के बल बैठकर निंग के सामने एडमिट करना पड़ा कि वो गलत था। निंग ने बस स्मर्क किया, हाथ हिलाकर गुड बाय बोला और वांग यू के साथ वहां से निकल गया। रास्ते में वांग यू ने अपने पार्टी के बिहेवियर के लिए निंग से माफी मांगी। निंग ने हंसते हुए कहा, मुझे सॉरी मत बोलो और अगर हो सके तो मुझे अकम्पनी भी मत करो। तुम्हारा फोकस तुम्हारी सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन पर होना चाहिए ताकि तुम बेस्ट यूनिवर्सिटी में जा सको। असल में निंग का मन तो सोलो जाने का ही था, क्योंकि फॉरबिडन स्पेल्स के साथ वो दूसरों के सामने फ्रीली लेवल अप नहीं कर सकता था। वू ने सोचा वो सैक्रिफाइस कर रहा है और खुद पर कॉन्फिडेंस छोड़ रहा है, तो उसने जल्दी से बैग से कुछ निकाला। पर्पल स्किल बुक्स, ये रेयरिटी में ऑरेंज से बस एक स्टेप नीचे होते हैं। निंग ने सोचा ये सस्ती चीज तो नहीं होंगी, लेकिन वू के लिए तो ये उस ऑरेंज एम्बलम के सामने कुछ भी नहीं थे। उसने स्माइल के साथ वू का गिफ्ट एक्सेप्ट किया और फिर सीधा निकल पड़ा एक रेल्म में, डेंजरस ग्रेवयार्ड। यहाँ अनडेड मॉन्स्टर्स भरे पड़े थे। वो अपने लाइट एरोस से एक एक करके उन्हें मार रही थी और निंग बस साइड से एंजॉय कर रहा था। असल में उसे बोर्डम हो रहा था। यहाँ के मॉन्स्टर्स से मिलने वाला एक्सपीरियंस उसके लिए बहुत कम था, लेकिन वो वू को ये ट्रूथ नहीं बता सकता था कि वो पहले से लेवल 10 है। तभी वू को फोन आया। दूसरी तरफ उसकी पार्टी थी। उन्होंने एक्साइटेड होकर बताया कि एक ग्रैंड मॉन्स्टर बॉस फॉलन नेक्रोमेंसर स्पॉन होने वाला है। क्लेरिक ने पोलाइटली पूछा कि क्या वू आने वाली है, लेकिन पीछे से शाओ चांग चिल्लाया, वांग यू तुम्हें आना ही पड़ेगा, तुम्हारे बिना हम बॉस नहीं मार सकते और रेयर ड्रॉप्स हाथ से निकल जाएंगी। वू ने साफ साफ उसकी आवाज पहचान ली।
लेकिन वो निंग को यहाँ अकेला छोड़ना नहीं चाहती थी। निंग ने अश्योर किया कि वो सेफ रहेगा और चूंकि दोनों एक ही सीक्रेट रेल्म में हैं, बाद में साथ में लेवल अप कर लेंगे। वू ने अग्री कर लिया और कहा सेफ जोन में वेट करना। निंग ने थम्स अप दिया। अंदर से तो वो खुश था कि वू अब चली गई है। जाते जाते उसने हंसकर कहा अगर फ्री हो तो बाद में खेलने आ जाना। लेकिन वू को पता था कि अभी मजाक का टाइम नहीं है। अब निंग सीरियस हो गया। ग्रैंड मॉन्स्टर बॉस यही है तो क्यों ना नए स्किल्स ट्राई करे और लेवल अप करे। उसने सोचा फॉरबिडन स्पेल्स जितनी ज्यादा उतना बेटर। दिक्कत ये थी कि करंट लेवल पर वो सिर्फ 3 स्किल्स यूज कर सकता था। स्किल स्लॉट्स हर 5 लेवल पर बढ़ते हैं, मतलब लेवल 15 पर वो वू के दिए स्किल बुक्स भी यूज कर पाएगा। सडनली उसी डेंजरस ग्रेवयार्ड के दूसरे हिस्से में एक और पार्टी अनडेड्स को काटते हुए बॉस तक पहुंचने का रास्ता साफ करने की कोशिश कर रही थी। वो लॉकटेज कदम बढ़ाते हैं और सामने दिखता है लायन गिल्ड लीड बाय शियाओ चेन। सबा जानते थे ये पार्टी फुल टैलेंटेड लोगों से बनी है, बिल्कुल वंग यू की तरह। वो लोग बिना ज्यादा मेहनत के मॉन्स्टर्स का रास्ता साफ कर रहे थे और क्लियरली उनका टारगेट बॉस मॉन्स्टर को सबसे पहले मारना था। क्लेरिक ने नोटिस किया वंग यू पहले से स्ट्रॉन्गर लग रही है। रीजन सिंपल था, स्टैट बूस्ट। मीनवाइल सीक्रेट रेल्म के सबसे गहरे हिस्से पेरिलस टूम में एक मिस्टीरियस पोर्टल ओपन होता है और स्पेशल मैजिक के थ्रू हमारा बॉय डायरेक्ट टेलीपोर्ट हो जाता है बॉस मॉन्स्टर के सामने। निंग फांग ने फॉलन नेक्रोमैंसर की आंखों में देखते हुए कहा बस अब तेरा बाय बाय बोलने का टाइम आ गया है। बॉस ने तुरंत एक मैसिव अटैक किया। इम्पैक्ट से पूरा टारगेटेड एरिया टूट गया, लेकिन निंग ने परफेक्टली डॉज कर लिया। बॉस को लगा ह्यूमन इवेपोरेट हो गया। फिर गुस्से में बोला कौन है ये एरोगेंट एडवेंचरर जो अकेला सामने खड़ा है। निंग ने पीछे से स्पेशल स्टेप्स यूज करते हुए एंट्री मारी और कामली जवाब दिया अकेले आया हूँ क्योंकि मुझे अपना लूट शेयर करना पसंद नहीं। और फिर उसने एक्टिवेट किया मीटर एंड फॉरबिडन स्पेल। 1 सेकंड में पूरा स्काई डार्क इंग्री मीटर्स से भर गया। बॉस मॉन्स्टर तो डैमेज हुआ ही, साथ में पूरा टॉम्ब लिटरली क्रम्बल होकर गिर गया। निंग फैंग स्मर्क करता है, यह तो एक्सपेक्टेड से इजी निकला। और फिर उसे मिलने लगे मॉन्स्टर किल्स के एक्सपीरियंस पॉइंट्स। सिर्फ बॉस मॉन्स्टर से ही मिला 50,000 XP। डायरेक्ट लेवल 30 पहुंच गया। लूट भी मास था। कुछ स्किल बुक्स ऐसी थी जो वो यूज नहीं कर सकता, लेकिन बेचने पर काफी मिलेंगे, सो उसने रख लिए। सबसे खास नेक्रोमेंसर एम्बलम कंज्यूम किया, जिसने स्पिरिट एट्रीब्यूट को 15 बढ़ाया, लेकिन स्टेमिना 3 कम कर दी। जैसे ही उसने एम्बलम एक्सॉर्ब किया, एक रेयर नोटिफिकेशन आया, चांस टू अवेकन इनटू हिडन प्रोफेशन, अनडेड विजर्ड या ऑल एलिमेंटल मेज। निंग की एक्सप्रेशन सीरियस हो गई। स्माइल के साथ सोचा हिडन प्रोफेशंस कितनी रेयर होती हैं। उसके माइंड में आया कि ये एम्बलम्स शायद कीज होती हैं अवेकन होने के लिए। और फिर उसने डिसाइड किया लेट्स बने एक ऑन एलिमेंटल मैज। जब निंग अवेकनिंग कर रहा था, टैब बाकी सब इंक्लूडिंग वू की पार्टी एकदम से डार्क मैजिक के शॉकवेव में फंस गए। वू ने तुरंत रिट्रीट का ऑर्डर दिया, लेकिन पर्पल हेड पीछे हटने को तैयार नहीं था। रेयर बॉस छोड़ना नहीं चाहता था। वू ने निंग को कांटेक्ट किया। निंग सीधा पहुंच चुका था एसेंशन हॉल में। लेवल 30 पर पहुंचने के बाद वहां ज्यादा भीड़ नहीं थी, सो वो कामली अंदर चला गया। आगे बढ़ते ही एक वुमन ने पूछा यहाँ जॉब टास्क लेने आए हो? निंग ने सिर हिलाया और उसने रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी। वो सोच रही थी 18 साल की उम्र में नौकरी बदलना औसत तालीम स्तर ही होगा। प्रिपरेशंस के बाद उसने निंग को मशीन के पास ले जाकर इंस्ट्रक्शंस दी और जाने लगी। लेकिन तभी कुछ सेंस किया। टैब एक आर्मर्ड गाय आया और बोला पेरिलस टूम डिस्ट्रॉय हो चुका है। सोर्स ऑफ डेवस्टेशन अभी क्लियर नहीं, लेकिन अंदाजा है कि ये किंग लेवल या उससे भी हायर थ्रेट है। वुमन ने कामली कहा किंग लेवल थ्रेट्स साल में मुश्किल से 2 बार होते हैं। गाय ने आगे बताया हायर अप्स ने स्पेसिफिकली उसकी असिस्टेंस मांगी है और लगता है उसका एक कोड नाम भी है, द लोन शेडो। पहले जॉब चेंज क्वेस्ट में निंगफंग के सामने 2 ऑप्शन आए। पहला ऑप्शन इल्यूजन टूम का A रैंक बॉस हराना, उसका ब्लड सोल क्राउन लेना और नेक्रोमैंसर बनना। दूसरा ऑप्शन डिवाइन टेम्पल से S रैंक का होली एम्बलम लाना और मास्टर ऑफ ऑल मैजिक बनना। निंगफंग ने हल्की सी हंसी के साथ सोचा नेक्रोमैंसर बन के क्या करूंगा, रात को ज़ॉम्बीज के साथ हॉरर पार्टी। उसने बिना टाइम वेस्ट किए दूसरा क्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि उसका ड्रीम था मैजिक की दुनिया का किंग बनना। इस क्वेस्ट के लिए टोटल 3 दिन का टाइम था, तो उसने प्लान किया कि आराम आराम से कंप्लीट करेगा। जॉब ट्रांसफर हॉल से बाहर निकलते वक्त उसने नोटिस किया कि काउंटर पर बैठी लेडी अटेंडेंट पहले वाली नहीं थी। निंगफंग ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया।
और अपने मिशन में लग गया। उधर असली वाली अटेंडेंट अकेली इल्यूजन टूम में खड़ी थी, वही टूम जिसे निंगफंग ने कुछ देर पहले टुकड़े टुकड़े कर दिया था। वो एरिया चेक कर ही रही थी कि मॉनिटरिंग टीम का एक मेंबर बोला, अरे ये तो लोन शैडो है। लोन शैडो एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन थी जहां हर मेंबर के पास हिडन क्लास होती थी जिससे वो डार्कनेस का पावर फाइट में यूज कर सकते थे। ये वुमन भी उसी ग्रुप की थी, लेकिन इस बार इन्वेस्टिगेशन उसके लिए मुश्किल हो रही थी क्योंकि यहाँ जो डार्क पावर का लेवल था वो उसकी समझ से बाहर था। उसने टीम को बताया कि कोई स्ट्रॉन्ग क्लू नहीं मिला और कल्प्रिट डैमेज करने के बाद तुरंत गायब हो गया। टीम के एक मेंबर ने कहा, मुझे लगता है ये किसी बड़े क्राइसिस की स्टार्टिंग है। उसने पूछा कि क्या कल्प्रिट का उनसे कोई कनेक्शन हो सकता है। वुमन ने कहा कि श्योर नहीं कह सकती, लेकिन वो अपने सुपीरियर्स को कांटेक्ट करेगी और इन्वेस्टिगेशन में मैन पावर बढ़ेगी। फिर उसी मेंबर ने सवाल किया, मैडम क्वान लान, क्या कल्प्रिट मॉन्स्टर हो सकता है? क्वान लान ने शक जताते हुए कहा कि हो सकता है ये एक म्यूटेंट हो, बिल्कुल उसकी तरह। लेकिन एक बात क्लियर थी, इस कल्प्रिट का डेंजर किंग लेवल से भी ज्यादा था क्योंकि इतना डार्क पावर कंट्रोल करने के लिए नॉर्मल ह्यूमन बॉडी हैंडल ही नहीं कर सकती। मेंबर को समझ आ गया कि उनके सिटी में एक एक्सट्रीमली डेंजरस मॉन्स्टर छुपा है जो कभी भी कैटास्ट्रोफी ला सकता है। क्वान लान ने सीरियस टोन में कहा कि इस कल्प्रिट को जल्दी ढूंढना होगा। इस बीच असली कल्प्रिट निंगफंग अपने डाइम लाइट वाले रूम का मूड एंजॉय कर रहा था। उसने स्किल बुक्स निकाली और सीखना शुरू किया। एक स्किल और शील्ड अपने आप फॉरबिडन स्पेल फाउल अर्थ शेल के साथ फ्यूज हो गया और एक नया फॉरबिडन स्पेल बना फाउल अर्थ डिफेंस। अब ये स्किल किसी भी अटैक को 100% अब्सॉर्ब करके उतनी ही पावर से वापस रिफ्लेक्ट कर सकती थी। निंगफांग को अपना डिफेंस स्ट्रॉन्ग होते देख मजा आ रहा था। उसने अगला स्किल रॉकफॉल स्पेल देखा जो फ्यूज होकर उसे एक पैसिव स्किल मिला, एलिमेंटल मास्टर ऑफ अर्थ, जो सारे अर्थ रिलेटेड स्पेल्स का इफेक्ट 20% बढ़ा देता था। उसके पास अभी भी 4 स्किल स्लॉट खाली थे, तो उसने डिसाइड किया कि कल एक्सचेंज बिल्डिंग जाकर नए स्किल्स खरीदेगा। अगले दिन जैसे ही वो एक्सचेंज बिल्डिंग में एंटर हुआ, वो इधर उधर देख रहा था जैसे किसी को सर्च कर रहा हो। पर्पल हेयर्ड वुमन जो पहले उससे मिल चुकी थी, इस बार स्वीट बनने की कोशिश कर रही थी ताकि कमीशन ले सके, लेकिन निंगफंग ने उसे इग्नोर किया क्योंकि वो सिर्फ नाइस वुमन यांगसिन को ढूंढ रहा था। पर्पल हेयर्ड वुमन ने कहा कि यांगसिन अभी एक क्लाइंट हैंडल कर रही है तो वो हेल्प कर सकती है। निंगफंग ने पोलाइटली मना कर दिया और खुद ही जगह एक्सप्लोर करने लगा। उसकी ये इग्नोरेंस देखकर पर्पल हेयर्ड वुमन के अंदर इरिटेशन बढ़ गई। उसके मन में आया, क्या मैं उस न्यू गर्ल से भी कम हूँ? फिर भी उसने कोशिश की निंगफंग का अटेंशन लेने की, लेकिन वो आगे चलता रहा। कुछ देर बाद यांगसिन भागते हुए आई और बोली, मैं बिजी नहीं थी, बस लंच कर रही थी। किसी ने बताया कि तुम आए हो तो मैं सीधा यहाँ आ गई। निंगफंग ने उसके लंच डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी बोला और कहा कि डिनर ट्रीट देगा। पर्पल हेयर्ड वुमन और ज्यादा गुस्से में आ गई क्योंकि उसने एक और बड़ी डील खो दी थी। निंगफंग ने मॉन्स्टर्स को हराने के बाद लूट में जो 2 स्किल बुक्स मिली थी उन्हें बेचने का डिसाइड किया और साथ ही नए बुक्स खरीदने की सोची। अप्रेजल के समय मैनेजर विंस्टन ने यांगसिन को बोला कि वो निंगफंग के साथ जाए जबकि वो इन स्किल बुक्स को चेक करेगा। विंस्टन ने नोटिस किया कि ये बुक्स ऑर्डिनरी नहीं थी, ये पर्पल लेवल की थी। ये देख के विंस्टन निंगफंग के बैकग्राउंड को लेकर क्यूरियस हो गया और उसने डिसाइड किया कि किसी को भेजकर उसकी इन्वेस्टिगेशन करवाई जाएगी। उसके बाद निंगफंग ने यांगसिन को डिनर पर ले गया। डिनर के बाद जब निंगफंग बिल पे करने गया तो यांगसिन ने कामली कहा कि वो ऑलरेडी पे कर चुकी है। निंगफंग थोड़ा डिसअपॉइंटेड हुआ क्योंकि वो उसे ट्रीट करना चाहता था जैसा प्रॉमिस किया था, लेकिन यांगसिन ने स्माइल करके कहा कि उसके पास निंगफंग को ट्रीट करने का रीजन था जो उसने सीक्रेट ही रखा। निंगफंग ने सोचा ये रीजन क्या हो सकता है, लेकिन उसने पूछना बेटर नहीं समझा। डिनर के बाद निंगफंग ने ऑफर किया कि वो उसे ड्रॉप कर देगा, लेकिन यांगसिन को रास्ते में कहीं और रुकना था, इसलिए उसने टैक्सी बुक कर ली। उसने टैक्सी का डेस्टिनेशन सेट किया, सिटी हॉस्पिटल, जहां उसके फादर एडमिट थे। वो दिल से ग्रेटफुल थी निंगफंग की क्योंकि पहले मिली कमीशन से उसने हॉस्पिटल के मेडिकल बिल्स क्लियर कर दिए थे। रिसीप्ट्स देखते हुए उसकी आंखें भर आईं। आखिरकार बिल्स कवर हो गए थे, लेकिन तभी जिस टैक्सी में वो ट्रैवल कर रही थी वो एक्सीडेंट में फंस गई। ड्राइवर तुरंत मर गया और शैटर्ड विंडशील्ड से यांगसिन ने देखा टैक्सी ड्राइवर को एक्चुअली एक मॉन्स्टर ने मार दिया था। उसी मोमेंट उस एरिया में एक सीक्रेट रेल्म खुल गया और मॉन्स्टर्स का मैस अटैक शुरू हो गया। यांगसिन फटाफट कार से कूदी
और सोचने लगी सेफ जोन में मॉन्स्टर्स कैसे आ सकते हैं। उसी समय उसके चारों तरफ मॉन्स्टर्स घिरने लगे। तभी उसने देखा कि एक और सीक्रेट रेल्म पोर्टल खुला और उसमें से एक आदमी उतरा जिसकी एक हैंड मॉन्स्टर जैसी थी और उसकी नेक में कोई एम्यूलेट लटक रहा था। यांगसिन ने फाइट करने की कोशिश की क्योंकि वो एक्चुअली एक 1 स्टार मेज थी लेवल 34 पर, लेकिन उसके अटैक्स उस मॉन्स्टर पर बिल्कुल भी असर नहीं कर रहे थे। मॉन्स्टर उस पर फाइनल स्ट्राइक करने ही वाला था कि अचानक एक बड़े सोर्ड का स्लैश आते ही वो मॉन्स्टर गिर पड़ा। ये आदमी सिक्योरिटी टीम का एक एडवेंचरर था। उसने यांगसिन को उठाया और पूछा कि वो ठीक है या नहीं, फिर बोला कि वो जल्दी से सेफ जगह चली जाए। आर्मर पहने हुए ये आदमी पूरे एरिया में मॉन्स्टर्स देखकर टेंशन में आ गया क्योंकि उसने पहले कभी ह्यूमन सिटी में सीक्रेट रेल्म ओपन होते नहीं देखा था और इन मॉन्स्टर्स की स्ट्रेंथ ऐसी थी कि नॉर्मल एडवेंचरर उनका सामना नहीं कर सकता था। उसे याद आया कि ऑफिशियल्स ने कहा था सिटी में एक एक्सेप्शनली पावरफुल मॉन्स्टर छुपा हो सकता है और ये घटना उसी से जुड़ी हो सकती है। तभी एक डेंजरस स्नीकी अटैक उसकी तरफ आया, लेकिन वो अच्छे रिफ्लेक्सेस से बच गया। उसने सोचा ये अटैकर ह्यूमन है या म्यूटेंट। अटैकर वही आदमी था जो सीक्रेट रेल्म से आया था और उसने कामली कहा न मेन ह्यूमन हूँ न म्यूटेंट, मेन डार्कनेस का गार्डियन हूँ। आर्मर वाला आदमी कंफ्यूज हो गया, गार्डियन, लेकिन ये सोचने का टाइम नहीं था। उसने बिना होल्ड बैक किए सोर्ड घुमाया, लेकिन गार्डियन ने पंच मारकर उसका सोर्ड और उसे दोनों को 10 फोल्ड फोर्स से पीछे फेंक दिया। आर्मर वाला आदमी मुश्किल से बचा और उसने अंदाजा लगाया कि ओपोनेंट की स्ट्रेंथ कम से कम 3rd ट्रांसफॉर्मेशन लेवल की है। अब डार्क गार्डियन सीरियस हो गया। उसने ओमिनस डार्क ऑरा फैलाना शुरू किया और सीधा हमला कर दिया ताकि इस कमजोर इंसान को उसकी जगह दिखा सके। उसने सीधा आदमी के एब्डोमेन पर जैब मारी जिससे वो आर्मर के बावजूद खून उगलते हुए उड़कर जमीन पर गिर पड़ा। गार्डियन जोर से हंसा, ये डार्कनेस की पावर मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग बना चुकी है। लगता है पावर का एंडलेस स्ट्रीम मेरे अंदर बह रहा है। तभी उसके गले के एमुलेट से एक आवाज आई, पैथेटिक ह्यूमन, ज्यादा उड़ मत, ये पावर तुझे मैंने दी है। मेरी पावर के बिना तू मिट्टी में रेंगता कीड़ा है। गार्डियन को साफ महसूस हो रहा था कि उसका मास्टर स्काई में बने क्रैक और सीक्रेट रेल्म के जरिए उसे देख रहा है। ये डीमन पूरी तरह नेक्स्ट लेवल का था और साफ लग रहा था कि ह्यूमन सिटी पर इस पूरे अटैक का मास्टरमाइंड वही है। गार्डियन अपने मास्टर के सामने एकदम स्लेव की तरह झुक गया। डीमन ने कमांड दी, इस पूरे सिटी को डस्ट में बदल दो। स्लेव गार्डियन ने तुरंत मास्टर का ऑर्डर मान लिया, लेकिन उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि हमारा चिल प्रोटैगनिस्ट अभी अभी रेस्टरूम से बाहर आया है। बाहर आते ही निंगफंग ने देखा कि सीनरी कुछ ही मिनटों में कंप्लीटली बदल चुकी थी। हर तरफ मॉन्स्टर्स थे, डिस्ट्रक्शन हो रही थी, लोग मारे जा रहे थे। तभी एक मॉन्स्टर ने निंगफंग को देख लिया और इंस्टिंक्ट से उस पर हमला कर दिया। निंगफंग वहीं खड़ा रहा जबकि उसके नीचे की जमीन का शेप बदलने लगा और अचानक एक तेज पीक जमीन से निकली जिसने मॉन्स्टर को 1 सेकंड में खत्म कर दिया। ये था निंगफंग का स्किल अर्थ स्पाइक वॉल, जो उसके बाकी अर्थ स्पेल्स को परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट करता था। निंगफंग ने अपना एडवेंचरर का यूनिफॉर्म पहना और क्योस के सेंटर की तरफ बढ़ा। वहां उसने देखा कि एक ह्यूमन क्लैड आर्मर में इस मिस्टीरियस म्यूटेंट से ऑलमोस्ट बीटन टू डेथ हो रहा था। गार्डियन ने जैसे ही निंगफंग को देखा उसे लगा कि ये आखिरी बचा हुआ इंसान है और सोचा इसे जल्दी निपटाकर आगे बढ़ा जाएगा, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि उसने अपनी मौत को खुद इनवाइट कर लिया है। गार्डियन ने निंगफंग पर हमला किया, लेकिन 1 सेकंड बाद ही उसकी स्मर्क गायब हो गई। निंगफंग ने एक फोर्स फील्ड से उसके ग्रिप को रोक दिया। गार्डियन ये समझ नहीं पा रहा था कि एक सपोजेडली वीक ह्यूमन उसका अटैक ब्लॉक कैसे कर रहा है। उधर गार्डियन का मास्टर दूर से ही सेंसिंग कर चुका था कि निंगफंग के अंदर की डार्क एनर्जी उसकी अपनी ताकत से भी कहीं ज्यादा खतरनाक है। डीमन मास्टर ने तुरंत मान लिया कि इस ह्यूमन का थ्रेट लेवल उसकी खुद की ताकत से भी ऊपर है और इतने डिस्टेंस से भी उसने निंगफंग में मौत से ज्यादा डरावनी प्रेजेंस महसूस की। निंगफंग ने मन ही मन सोचा, अगर ये डीमन सिटी में कोई फॉरबिडन स्पेल कास्ट करने वाला है तो फिर मुझे यहीं इसे खत्म करना पड़ेगा। उसने आसानी से खुद को फ्री किया और उसी समय गार्डियन का डिमोनिक आर्म चकनाचूर हो गया क्योंकि उसका मास्टर उससे सारी डार्क एनर्जी खींच चुका था। ने कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन डीमन मास्टर पहले ही रिट्रीट का ऑर्डर दे चुका था। सारे मॉन्स्टर्स और डीमंस इतनी तेजी से भागे जैसे कोई डियर टाइगर को देखकर भागता है। गार्डियन स्लेव अकेला रह गया।
टूटी हुई आर्म्स के साथ और पहले से बेहद कमजोर। निंगफांग को ये सीन देखकर मजा आया और उसने थोड़ी मस्ती करने का सोचा। अब हमें थोड़ी जानकारी मिलती है कि म्यूटेंट्स असल में वो ह्यूमंस होते हैं जो हिडन क्लास पाते हैं, जिससे वो डार्कनेस का पावर यूज कर सकते हैं। ये डार्क पावर उन्हें किसी भी ऑर्डिनरी क्लास से कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देती है, लेकिन जैसे ही वो ये पावर खो देते हैं वो कमजोर हो जाते हैं, बिल्कुल गार्डियन स्लेव की तरह जिसे उसके डीमन लॉर्ड ने छोड़ दिया था। निंगफंग ने बिना टाइम वेस्ट किए अपनी अर्थ मैजिक से उसके शरीर में सीधा एक बड़ा होल बना दिया और गार्डियन वहीं खत्म हो गया। निंगफंग ने जल्दी से लूट उठाया और घर की तरफ निकल गया, इससे पहले कि कोई उसे देख ले। कुछ सेकंड्स बाद लोन शैडो के मेंबर्स साइट पर पहुंचे और शॉक हो गए कि मॉन्स्टर्स और सीक्रेट रेल्म दोनों गायब थे। क्वान लान भी वहां मौजूद थी और उसे अजीब लगा कि मॉन्स्टर्स ने बिना पूरे एरिया को नष्ट किए ही अटैक करके रिट्रीट क्यों किया, जैसे उनका कोई हिडन मोटिव था। उसने बाकी मेंबर्स से पूछा कि बाकी एरियाज का क्या हाल है। जवाब आया कि ज्यादातर एरियाज अब सेफ हैं, सिवाय साउथ एरिया के जो इस पूरे इन्वेजन का सेंटर था। क्वान लान को याद आया ये वही एरिया था जहां कैप्टन जैक गया था। क्वान लान ने बिना टाइम वेस्ट किए डिसाइड किया कि वो खुद साउथ एरिया की तरफ जाएगी। इसी बीच साउथ एरिया में एक आदमी ग्रीन आर्मर पहने हुए डेड गार्डियन के बॉडी को ऑब्जर्व कर रहा था, वही गार्डियन जिसे निंगफंग ने मारा था। ये आदमी था डारियस। उसने जल्दी नोटिस कर लिया कि किसी ने इस डेड बॉडी से सब कुछ ले लिया है और उसकी रिएक्शन से लग रहा था कि शायद वो इस आदमी को पहले से जानता था। अचानक डेरियस को पीछे से आवाज आई, वहां से मूव मत करो। ये क्वान लान थी। उसने डेरियस से पूछा कि वो कौन है। डेरियस ने कूल टोन में कहा, चिल करो, मैं क्लाउड मिराज का मेंबर हूँ, और उसने अपना एम्बलम दिखाया जो उसकी मेंबरशिप का प्रूफ था। क्वान लान को याद आया कि क्लाउड मिराज एक अनऑफिशियल ग्रुप है जो पूरी तरह फाइटर्स से बना है, लेकिन चूंकि उसने सुना था कि वो सीक्रेट में ऑपरेट करते हैं, उसे जानना था कि डेरियस यहाँ क्यों आया है। डेरियस ने बताया कि वो यहाँ इस डेड मैन की वजह से आया है, क्योंकि ये आदमी पहले उनके ग्रुप का मेंबर था, लेकिन बाद में उसने ऑर्गेनाइजेशन को बिट्रे किया और मॉन्स्टर्स की मदद से अन के ग्रुप पर हमला किया, जिससे ज्यादातर मेंबर्स मारे गए और सिर्फ कुछ ही बचे। क्वान लान ने शक जताया कि शायद इस आदमी की मौत ही करंट इन्वेजन रुकने की वजह है, लेकिन डारियस को इस बारे में पक्का पता नहीं था। उसके दिमाग में तो अपना ही सवाल था कि क्या क्वान लान और उसके लोग इस आदमी को मारने वाले थे। क्वान लान ने साफ कहा कि उन्होंने नहीं मारा। ये सुनकर डारियस और कंफ्यूज्ड हो गया, क्योंकि उसने खुद काफी कोशिश की थी इस आदमी को खत्म करने की, लेकिन वो हमेशा एस्केप कर जाता था। दूसरी तरफ क्वान लान के लिए ये देखना भी शॉकिंग था कि कैप्टन जॉन, जो EK3 ट्रांसफॉर्मेशन एडवेंचरर था, वो भी गार्डियन स्लेव के हाथों हार गया था। अब क्वान लान और डेरियस दोनों सोचने लगे, क्या इस शहर में सच में कोई ऐसा शक्तिशाली इंसान है जो इस दानव को एक ही मार में मार सकता है। डारियस चलते चलते निकलने लगा और क्वान लान ने पूछा, कहां जा रहे हो? डारियस ने बस जवाब दिया, कुछ ढूंढने। इसी बीच निंगफंग अपने घर पर इतना मुस्कुरा रहा था कि उसकी आंखें भी स्माइल कर रही थीं, क्योंकि उसने 2 ऑरेंज लेवल आइटम्स हासिल कर लिए थे, इटर्नल ग्लोरी आर्मर और इटर्नल ग्लोरी पैंट्स। दोनों को पहनने के लिए कम से कम लेवल 120 चाहिए था। ये रिवॉर्ड्स तो पिछले बॉस रिवॉर्ड से भी ज्यादा एक्साइटिंग थे। निंगफंग को जल्दी समझ आ गया कि वो आदमी इन्हें इसलिए नहीं पहन रहा था क्योंकि उसका लेवल हाई इनफ नहीं था। निंगफंग ने सोचा कि अगर उसका लेवल हाई होता तो शायद उसे हराने के लिए फॉरबिडन स्किल्स इस्तेमाल करने पड़ते, लेकिन जब उसने एमुलेट चेक किया तो सिस्टम में उसकी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी। इससे निंगफंग को शक हुआ कि शायद इसके अंदर कोई एंशिएंट गॉड छुपा है। उसी समय इसी एम्यूलेट के जरिए डेमन लॉर्ड निंगफेंग की बात सुन और देख पा रहा था। पहले तो डेमन लॉर्ड को रिलीफ हुआ कि निंगफेंग ने उसे नोटिस नहीं किया, लेकिन जैसे ही उसने निंगफेंग को कहते सुना कि शायद कोई इसके अंदर छुपा है, डीमन लॉर्ड डर के मारे तुरंत कनेक्शन काट देता है ताकि उसका लोकेशन रिवील ना हो। इससे न सिर्फ डीमन लॉर्ड बल्कि बाकी सारे मॉन्स्टर्स में भी डर फैल गया। एंड में डीमन लॉर्ड खुद सोचने लगा, निंगफेंग ने मुझे सेंस कैसे किया। अगले दिन सिटी हॉस्पिटल में कैप्टन जैक की कॉन्शियसनेस वापस आ गई। उसने बताया कि उसने एक यंग फाइटर को देखा था जिसने पूरे सिटी को बचाया। कैप्टन जहाज को एक्चुअल ग्रीन आर्मर वाला डेरियस ने हेल्प की थी। उसी समय दोनों ने उस एनिमी को भागते देखा, वो भी तब जब उसने उस यंग मैन को देख लिया था। क्वान लान वेगली सेंस कर पाई कि ये मिस्टीरियस पर्सन की स्ट्रेंथ उसकी खुद की स्ट्रेंथ से कम नहीं थी। इस बात ने उन्हें
थोड़ा परेशान कर दिया, क्योंकि शायद ये व्यक्ति ऑफिशियली रजिस्टर्ड भी नहीं था और वो इसके बारे में कुछ नहीं जानते थे। कैप्टन जैक ने कहा कि ऐसा कोई उनके बीच रह रहा है, ये सोचकर ही उसे पहले से कहीं ज्यादा सेफ फील हो रहा है। लेकिन क्वान लान के पीछे खड़े एक आदमी ने आइडिया दिया कि वो येस्टरडे के बैटलफील्ड से डार्क पावर के रेमनेंट्स को ट्रैक कर सकते हैं। हालांकि उसके मन में एक डर भी था, क्या पता ये मिस्टीरियस फिगर भी म्यूटेंट निकले तो सेफ्टी की जगह हम और बड़े खतरे में पड़ जाएंगे। कैप्टन जैक ने अपने थॉट्स काटते हुए कहा, शायद मैं ओवरथिंकिंग कर रहा हूँ। लेकिन क्वान लान इतनी आसानी से मिस्टीरियस फिगर पर फाइनल वर्डिक्ट नहीं दे पाई। दूसरी तरफ निंगफंग ऑलरेडी एक नए सीक्रेट रेल्म के एरिया में पहुंच चुका था। पर्पस था उसका जॉब ट्रांसफर टास्क। बिना टाइम वेस्ट किए वो सीधा टेंपल ऑफ रेडियंस की तरफ बढ़ गया, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि कोई उसे फॉलो कर रहा है, और वो कोई और नहीं बल्कि ग्रीन आर्मर वाला आदमी डैरियस था। सीन शिफ्ट होता है पिछली रात की तरफ। ट्रेडिंग बिल्डिंग में यहाँ डैरियस आया था ऑरेंज आइटम्स की तलाश में। एक एस रैंक्ड आर्मर और पैंट सेट। मैनेजर विंस्टन ने हाथ मिलाकर उसका वेलकम किया। पर्पल हेयर्ड एजेंट भी इस रिच और स्ट्रॉन्ग दिखने वाले आदमी को सर्व करने में काफी ईगर थी। आखिर पैसे जो मिल रहे थे। मैनेजर विंस्टन के जरिए डेरियस को पता चला कि एक यंग मैन ठीक वही एस रैंक्ड आर्मर और पैंट्स सेट बेचने वाला है जिसे वो ढूंढ रहा था। ये सुनकर डेरियस ने तुरंत मैनेजर से पूछा कि ये आदमी अभी कहाँ है। विंस्टन ने रिप्लाई किया कि आज वो यहाँ नहीं आया, शायद किसी काम में बिजी है। डेरियस को तुरंत शक हुआ कि ये आदमी शायद उसके मास्टर का रेलिक रखता है, इसलिए उसने विंस्टन को इन्फो के बदले पेमेंट देने की ऑफर की। विंस्टन थोड़े हेजिटेंट हुए, क्योंकि जैसे ही निंगफंग ने वो सूट सेल पर डाला, ये यंग मैन उसी वक्त आ गया एज इफ प्लान्ड। आखिर विंस्टन ने अपने आदमी से निंगफंग का लोकेशन कंफर्म करवाया। डेरियस के जाने के बाद विंस्टन को याद आया कि इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से निंगफंग के पेरेंट्स सिर्फ ऑर्डिनरी 2 स्टार प्रोफेशनल्स थे जो बहुत पहले गायब हो गए थे। निंगफंग अकेला रह गया और बाद में सिटी स्कूल ज्वाइन किया। प्रोफेशन अवेकन भी बहुत लेट, एज 18 पर, और वो भी सिर्फ 1 स्टार प्रोफेशन। पर्पल हेयर्ड एजेंट को लगा कि ये लड़का तो शुरू से ही ट्रैश था। अब सवाल था, ऐसे आइटम्स उसके पास आए कहां से? कंक्लूजन निकाला, शायद चोरी किए होंगे। अगर चोरी नहीं भी किए तो भी लेजिट तरीके से नहीं मिले होंगे। आइदर वे, अब उसको उस चौथे ट्रांसफॉर्मेशन वाले डेरियस के रात का सामना करना ही पड़ेगा। उधर डेरियस अभी भी निंगफंग को फॉलो कर रहा था। सस्पिशन था कि ये मिस्टीरियस यंग मैन कैसे सीक्रेट रेल्म इन्वेजन में सरवाइव कर गया, जिसने उसके मास्टर को भी हरा दिया। फिलहाल उसे बस इतना पता था कि उसके मास्टर के रेलिक्स इसी लड़के के पास हैं। अगर ये खुद स्ट्रॉन्ग नहीं है तो जरूर इसके पीछे कोई स्ट्रॉन्ग आदमी होगा। इसलिए उसने डिसाइडेड किया कि सावधान रहना बेटर है। निंगफंग चलते चलते टेंपल ऑफ रेडियंस के बाहर पहुंचा, जहां कई एडवेंचरर्स मॉन्स्टर्स से लड़ रहे थे। उसने डिसाइड किया कि अब एडवेंचरर आउटफिट पहन ले। डेरियस ने सोचा कि अब वो निंगफंग की स्ट्रेंथ गेज कर लेगा, लेकिन उसकी डिसअपॉइंटमेंट के लिए निंगफंग ने सिर्फ एक नॉर्मल आउटफिट पहन लिया, जिससे वो एक अनग्रेजुएटेड स्टूडेंट जैसा लग रहा था। डेरियस को लगा कि शायद ये जानबूझकर डिस्गाइज कर रहा है। यहीं से डेरियस ने उसे और सीरियसली फॉलो करना शुरू कर दिया और अपने मार्किंग स्किल का इस्तेमाल करके निंगफंग के बॉडी पर एक मार्क लगा दिया, ताकि कभी भी उसके वेयरअबाउट्स पता चल सके। उसने निंगफंग की करंट अपीयरेंस भी याद रखी, कैजुअल आउटफिट वाली, ताकि बैटलफील्ड में आसानी से पहचान सके। निंगफंग सीधे टेंपल ऑफ रेडियंस में घुस गया। डेरियस को हैरानी हुई कि ये लो लेवल मॉन्स्टर नेस्ट्स में क्या करेगा। तभी अचानक एक मॉन्स्टर ने पॉहॉसर ने निंगफंग पर आइस ब्लास्टर बीम से अटैक किया, लेकिन उसका फोर्स फील्ड ने बिना किसी एफर्ट के अटैक ब्लॉक कर दिया। डेरियस शॉक में आ गया, ये एब्सोल्यूट डिफेंस स्किल, और उसे महसूस हुआ कि मॉन्स्टर्स तक निंगफंग से डरने लगे हैं। निंगफंग आगे बढ़ा और सीधा टेंपल ऑफ रेडियंस के फाइनल बॉस के सामने खड़ा हो गया। ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था, तो डेरियस सोचने लगा कि ये यहाँ क्यों आया है। बॉस खुद पसीना पसीना हो गया और सेफ डिस्टेंस बनाए रखने लगा, जैसे वो निंगफंग को रियल मॉन्स्टर मान रहा हो। लेकिन निंगफंग ने इस बॉस की तरफ देखा तक नहीं, क्योंकि वो जॉब चेंज क्वेस्ट में मेंशन्ड है नहीं था। वो स्टैच्यू के पीछे के हिडन एरिया में गया, जहां उसे लगा कि यही असली जगह है, और वहां खड़ा था एक एंजल विंग्स और आर्मर के साथ। निंगफंग ने सोचा, हाँ यही है असली बॉस। जैसे ही निंगफंग ने नजर मिलाई, एंजल की आंखें चमकने लगीं और वो तुरंत निंगफंग से डिस्टेंस बनाने लगा। निंगफंग को समझ नहीं आया कि ये एंजल पीछे क्यों हट रहा है, जबकि पीछे खड़ा डेरियस अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था।
ये रेयर हिडन बॉस इस जगह पे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि निंगफंग को ये कैसे पता चला, लेकिन निंगफंग ने बस अपने क्वेस्ट को दोबारा चेक किया, कंफर्म किया कि ये 6 विंग्ड एंगल ही वो टारगेट है जिसे उसे हराना है। निंगफंग ने सोचा, ओके तो एक्शन का टाइम आ गया। उधर 6 विंग्ड एंजल भागते भागते अपनी ही सीक्रेट रेल्म में इधर उधर रास्ता ढूंढ रहा था एस्केप करने के लिए, लेकिन निंगफंग के पास अब पेशेंस नहीं था। उसने एक्टिवेट कर दिया फॉरबिडन स्पेल थंडरफॉल अबिस। अचानक आसमान में एक विशाल डरावना आई खुला और फिर धड़ाम इतनी मैसिव थंडरस्टॉर्म गिरी मानो खुद आसमान ने हमला कर दिया हो। बिजली की ताकत इतनी थी कि उसका डिस्क्रिप्शन करना मुश्किल है। वो थंडर सीधे 6 विंग्ड एंजल पर गिरा। निंगफंग को अब चेस करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। टेंपल ऑफ रेडियंस की दीवारें कांप उठी और देखते ही देखते पूरी इमारत ढहने लगी। डारियस के पैरों तले जमीन खिसक गई। मेन अपनी लाइफ में कभी ऐसा वर्ल्ड डेवास्टेटिंग मैजिक नहीं देखा। इस लड़के का स्ट्रेंथ मेरे मास्टर से भी ज्यादा है, वो सोचने लगा। शायद ये 8 स्तरीय परिवर्तन के करीब है, लेकिन निंगफंग के लिए ये सब बस कैजुअल था, थोड़ा इरिटेट था। ग्रेट, इतना सब करने के बाद भी लेवल अप नहीं हुआ। पहले फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन क्वेस्ट कंप्लीट करनी पड़ेगी। वो बस सेटिस्फाइड था होली एम्बलम पाकर, जो एक ऑरेंज लेवल आइटम था, परमानेंट +8 स्पिरिट एट्रीब्यूट और 100% रिकवरी इफेक्ट के साथ। निंगफंग वापस जाने के लिए टेलीपोर्टेशन स्क्रोल निकाल ही रहा था, तभी पीछे से डेरियस ने आवाज लगाई, बॉस। निंगफंग चौंक गया, ये यहाँ क्या कर रहा है? कया इसने सब देख लिया। डारियस ने देखा कि निंगफंग थोड़े अनॉयड लग रहे हैं तो तुरंत बोले, प्लीज फॉरगिव मी, मैंने एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तभी अलार्म्स बजने लगे, डेंजर अलर्ट फॉर एडवेंचरर्स। निंगफंग ने बस कहा, पहले यहाँ से निकलो, फिर बात करते हैं। दोनों पास के एक बड़े पेड़ के नीचे पहुंचे। वहीं डारियस ने कन्फेस किया कि वो निंगफंग को यहाँ तक फॉलो करता आया है। डारियस ने कहा, मेरा कोई बुरा इरादा नहीं था, बस कंफर्म करना चाहता था। तुम्हारी एज देख के कोई बिलीव नहीं करता कि तुम इतने स्ट्रांग हो, अगर मैंने अपनी आंखों से ना देखा होता। उसने अपने मास्टर की कहानी बताई, कैसे उसने अपनी जान देकर सीक्रेट रेल्म को टेम्परेरीली सील किया था, जो उनके ऑर्गेनाइजेशन पर हमला कर रहा था, लेकिन फिर भी वो ट्रेटर बच निकला। सालों बाद डारियस को पता चला कि उस ट्रेटर ने सील तोड़ने के लिए कई ह्यूमंस को सैक्रिफाइस किया था। निंगफंग को कहानी में खास इंटरेस्ट नहीं था, बस ये सोच रहा था कि अगर ये 4th ट्रांसफॉर्मेशन पावर हाउस डारियस खुद सामने ना आता तो शायद वो नोटिस भी नहीं करता। इससे उसे थोड़ा प्रेशर महसूस हुआ, अगर जल्दी लेवल अप नहीं किया तो एक्सपोज्ड होना आसान होगा। डारियस ने निंगफंग की चुप्पी को गलत समझा और डर गया, क्या ये मुझे मार देगा? लेकिन फिर उसने निंगफंग को धन्यवाद दिया, मीर मास्टर का बदला लेने के लिए। अगर फ्यूचर में कभी कुछ चाहिए हो बस बोल देना। निंगफंग ने सोचा, ये अकेला भेड़िया जैसा पावर हाउस मेरे काम आ सकता है, तो उसने साफ कह दिया, आज जो भी हुआ ये बात सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच रहेगी। डारियस ने वादा किया, मेरी जुबान पर ताला लगा समझो। वो अब पूरी तरह यकीन कर चुका था, निंगफंग की स्किल्स में डार्कनेस की पावर है, लेकिन इसने कभी किसी इनोसेंट को हर्ट नहीं किया, बल्कि सिटी को बचाया है। डारियस निंगफंग की इस आदत से काफी इम्प्रेस था कि वो इतनी बड़ी बड़ी चीजें कर देता है और बदले में कुछ डिमांड भी नहीं करता। उसने तय कर लिया कि वो भी उसी सिटी, चांडर सिटी में सेटल होगा, ताकि निंगफंग के आसपास रह सके। तभी निंगफंग का फोन बजा। टीचर तय का कॉल था। तुम कहाँ हो? उन्होंने पूछा। निंगफंग ने जवाब दिया, बस थोड़ा आउट ऑफ टाउन हूँ, घर वापस आ रहा हूँ, क्या आपको कुछ चाहिए? टीचर ताई ने बस कहा, नहीं बस तुम आ जाओ, एक बात डिस्कस करनी है। कॉल कटने के बाद निंगफंग सोच में पड़ गया, अचानक फोन क्यों किया? इधर टीचर की के साइड पर क्वांग लान भी मौजूद थी। उसने पूछा, कॉल कैसा रहा? टीचर की ने जवाब दिया, निंगफंग ठीक है, बस वापस आ रहा है। क्वांग लान ने कहा, ये तो सरप्राइजिंग है, एक स्टूडेंट जिसने अभी अभी अवेकन किया है वो ऑलरेडी अपना फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन जॉब लेने आ रहा है। अगर मैंने ध्यान न दिया होता तो ये मौका निकल जाता। टीचर की को निंगफंग बुरा इंसान नहीं लगता था, लेकिन क्वांग लान खुद वेरीफाई करना चाहती थी। उसे याद आया लोन शैडो ऑर्गेनाइजेशन की पिछली मीटिंग, जहां हाल ही में बढ़ते डेंजर्स की बात हो रही थी। क्वांग लान ने बीच में पूछा, क्या ये पॉसिबल है कि ये 2 फॉरबिडन स्पेल्स किसी म्यूटेंट ने कास्ट की हों? कमरा चुप हो गया। फिर एक बुजुर्ग ने कहा, तुम खुद म्यूटेंट हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि हर म्यूटेंट को डार्कनेस की पावर इस्तेमाल करने की कीमत चुकानी पड़ती है। जितना बड़ा स्पेल उतनी बड़ी कीमत, और फॉरबिडन स्पेल का डार्क एनर्जी लेवल इतना होता है कि कोई भी म्यूटेंट मॉन्स्टर बन जाएगा। उन्होंने साफ कहा, किंग लेवल म्यूटेंट का तो एग्जिस्ट करना ही नामुमकिन है। एक ब्लू ड्रेस्ड आदमी ने मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम्हें किंग लेवल म्यूटेंट सोचना इतना पसंद है
तो तुम्हें स्टोरी राइटिंग शुरू कर देनी चाहिए। क्वांग लान ने काम रहते हुए कहा, मैं बस सभी पॉसिबिलिटीज कंसिडर कर रही हूँ, सुनना है या नहीं ये आपकी मर्जी। उस आदमी ने ताना मारा, अभी तक इस पे आर्ग्यू करना, तुम इनकॉम्पिटेंट हो, और चैलेंज कर दिया, अगर कोई किंग लेवल म्यूटेंट निकल आया तो तुम मेरी हेड से फुटबॉल खेल लेना। मीटिंग खत्म करते हुए ओल्ड मैन ने क्वांग लान की रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी, वो एक्स्ट्रा मैन पावर नहीं देंगे। क्वांग लान ने पूछा, मतलब आप मुझे ट्रस्ट नहीं करते? ओल्ड मैन ने बस बहाना बना दिया, टाइम चाहिए सोचने के लिए। क्वांग लान समझ गई कि और आर्ग्यू करना बेकार है। तभी अचानक एक वुमन अंदर आई, कैप्टन को अर्जेंट न्यूज देने। टेंपल ऑफ रेडियंस पूरी तरह टूट चुका है एक डिस्ट्रक्टिव मैजिक से, लेकिन फॉर्चुनेटली कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। टीचर की ये सुनकर चौंक गई। उसे याद आया कि निंगफंग ने ट्रेनिंग के लिए यही टेंपल चुना था। क्वांग लान ने सारे डॉट्स कनेक्ट कर लिए और अब उसे निंगफंग में और इंटरेस्ट आ गया। उधर लॉन्गबो सिटी में, जो टेंपल ऑफ रेडियंस के पास थी, पूरे सिटी के चारों ओर एक विशाल बैरियर एक्टिवेट कर दिया गया। निंगफंग और डारियस को भी बाकियों के साथ वेट करना पड़ा। ऑफिशियल्स ने सिटीजन्स को आश्वासन दिया, टेंशन मत लो, बैरियर हाईएस्ट लेवल अलर्ट पर है, एएपी सेफ है। निंगफंग ने सोचा, ग्रेट, जो कमोशन मैंने क्रिएट किया उसने डायरेक्टली हाईएस्ट अलर्ट ट्रिगर कर दिया, अब उसे अलर्ट लिफ्ट होने का इंतजार करना होगा। लेकिन तभी आसमान में एक क्रैक बन गया और उसे कॉज करने वाला था एक हाई डेमन, जो ह्यूमंस के शहर में इन्वेजन की प्लान लेकर आया था। डीमन ने सोचा, ये ह्यूमंस ऑलरेडी बैरियर एक्टिवेट कर चुके हैं, जैसे इन्हें पता था कि मैं आ रहा हूँ। फिर उसने श्रग किया, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी मॉन्स्टरस आर्मी के साथ ह्यूमंस पर हमला लॉन्च कर देता है। डीमन ने बैरियर पर इशारा किया, एक क्रैक बना और पूरी आर्मी ने कंबाइंड अटैक शुरू कर दिया। सिटीजन्स ने देखा ये मॉन्स्टर्स अचानक हवा में से आ गए और शॉक की बात, वो बैरियर क्रॉस भी कर गए। सिक्योरिटी ऑफिशियल्स को ये एक्सपेक्ट ही नहीं था कि ऐसा होगा और मॉन्स्टर्स ने आते ही लोगों को मारना शुरू कर दिया। पूरे एरिया में केओस फैल गया। ऑफिशियल्स समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये क्रीचर्स बैरियर क्रॉस कैसे कर गए, लेकिन सोचने का टाइम नहीं था। अब प्रायोरिटी थी सिटीजन्स को इवैक्यूएट करना। डारियस ने अपना मार्शल की एक्टिवेट करके पूरे एरिया की स्थिति सेंस की और निंगफंग को बताया, ये शायद डीमंस की एक और हाई इंटेंसिटी इन्वेजन है। उसने पूछा, बॉस हमें इंटरवीन करना चाहिए। निंगफंग ने सीधा सवाल किया, तुम्हारे पास इसका सोल्यूशन है? डारियस थोड़ा कंफ्यूज हो गया, बॉस मुझसे सोल्यूशन क्यों पूछ रहे हैं, वो खुद इतने स्ट्रॉन्ग हैं। लेकिन फिर उसे समझ आया निंगफंग उसे टेस्ट कर रहे हैं। डारियस ने ठान लिया, बॉस के सामने अपनी वर्थ प्रूव करनी है। ने सोचा, बेटर होगा मैं खुद इन्वॉल्व ना हूं। डार्क फॉरबिडन स्पेल्स की डिस्ट्रक्टिव नेचर से सिविलियंस को नुकसान हो सकता है। तभी हाई डीमन जमीन पर उतरा। उसके साथ इतनी भारी डार्क मैजिक की प्रेजेंस थी कि हवा तक भारी लगने लगी। उसकी नजरों में ऑफिशियल्स कुछ नहीं थे। सिक्योरिटी ऑफिशियल्स ने डीमन पर एरोज बरसाए, लेकिन डीमन ने डॉज करने की जरूरत भी नहीं समझी। एक सोर्ड्समैन उसकी ब्लाइंड स्पॉट से चार्ज करने आया, लेकिन डीमन के एक रिफ्लेक्सिव हाथ के वार में वहीं खत्म। आर्चर्स डर के मारे कांप गए, हम इसे छू भी नहीं पा रहे। डीमन आराम से चलते हुए बोला, ह्यूमंस में कोई स्ट्रॉन्ग बचा ही नहीं। वो सीधा सिविलियंस के ग्रुप की तरफ बढ़ा। उसकी तलवार एक हेल्पलेस ब्लू हेड गर्ल पर गिरने वाली थी, लेकिन क्लैंग अटैक रुक गया। डारियस बस एक हाथ और अपनी डैगर से डीमन का वार रोक चुका था। डीमन ने तुरंत महसूस किया, ये वाला स्ट्रॉन्ग है। डारियस ने मुस्कुराकर कहा, बॉस को पैशनली इवोल्व करना टाइम वेस्ट होगा, इसे मैं संभाल लूंगा। निंगफंग के मन में आया, वेट, मैंने इसे कब अपना बॉस बना दिया। डीमन इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर पाया और रिटेलिएट करने वाला था, लेकिन डारियस पहले ही मूव कर चुका था। एक जोरदार पुश में डीमन पीछे फेंका गया, उसके मुंह से ब्लू ब्लड निकल आया। डारियस ने मौका नहीं छोड़ा। ट्विन डैगर्स निकालकर उसने डीमन पर ब्रूटल स्लैशेस की बारिश कर दी। फाइनल हिट इतना फ्लैशी था कि पूरा क्राउड स्टन्ड रह गया। सिविलियंस को यकीन हो गया, यह आदमी तो सारे डीमंस खत्म कर देगा। डारियस ने एक भी पल वेस्ट नहीं किया। डीमन को मारने के बाद वो बिना एक्सप्रेशन बदले आगे बढ़ गया। असल में डारियस लेवल 127 का एडवेंचरर था, सीक्रेट मार्शल आर्टिस्ट, 5 स्टार हिडन क्लास। निंगफंग अंदर से काफी इम्प्रेस था था, लेकिन बाहर से बस कैजुअली बोला, नॉट बैड। मॉन्स्टर लीडर के खत्म होते ही बाकी ऑफिशियल्स का मोराल बढ़ गया और उन्होंने बचे हुए मॉन्स्टर्स खत्म करने शुरू कर दिए। डारियस ने पूछा, बॉस और कुछ करना है? निंगफंग ने बस थम्स अप देते हुए कहा, वर्क डोन हियर। लोग सोचने लगे, इतना डेंजरस फाइटर इस यंग लड़के को इतना रिस्पेक्ट क्यों दे रहा है? शायद ये किसी रिच गाय का बेटा है और डारियस इसका बॉडीगार्ड। डारियस ने हाई डीमन को हराने से जो लूट मिला था
वो निंगफंग को दे दिया। ऑरेंज लेवल आइटम्स देखकर बाकियों के मुंह में पानी आ गया। एक लड़की तो इतनी इम्प्रेस्ड थी कि निंगफंग की मेड बनने को रेडी थी, बस बदले में ये आइटम्स मिल जाए। आइटम्स में एक एजिलिटी बेस्ड स्किल बुक थी जो निंगफंग को लगा वू के काम आएगी। दूसरा आइटम था डार्क शील्ड, जिसे वो बाद में बेचकर अच्छा पैसा बना सकता था। उसके बाद सिक्योरिटी ऑफिशियल्स और नाइट आर्मर पहनने वाले गार्ड ने डैरियस और निंगफंग से कहा, हमें आपसे बात करनी है। वे दोनों को लॉन्गबो सिटी के मेयर के पास ले गए क्योंकि मेयर खुद उन्हें पर्सनली थैंक करना चाहता था। आपने हमारी सिटी बचा ली। मेयर ने अपना नाम बताया, मार्कस ड्रैक। उसने पूछा, आप दोनों यहाँ के नहीं हो ना? निंगफंग ने काम होकर जवाब दिया, बस बिजनेस के लिए आया था, लेकिन लॉकडाउन में फंस गया। फिर कोल्ड नजरों से पूछा, हमें इतने देर से यहाँ रोके क्यों रखा है? मेयर ने थोड़ी शर्मिंदगी के साथ कहा, हाईएस्ट अलर्ट सिक्योरिटी के कारण कुछ नहीं कर सकते थे। अगर कोई असुविधा हुई हो तो माफ कीजिए। निंगफंग ने पोलाइटली कहा, सॉरी बोलने की जरूरत नहीं। अंदर से वो जानता था बैरियर ट्रिगर तो उसी की वजह से हुआ था। मेयर ने अपने गार्ड्स को कहा, फ्लाइंग स्क्रोल्स लेकर आओ। ये रेयर आइटम्स थे, सिर्फ एक बार यूज हो सकते हैं और ढूंढना मुश्किल। निंगफंग को लगा ये कॉम्पेंसेशन बुरा नहीं है। फिर मेयर ने रिक्वेस्ट की, क्या आप कुछ दिन लॉन्गबो सिटी में रुक सकते हैं? बैरियर रिपेयर में टाइम लगेगा और मॉन्स्टर्स फिर अटैक कर सकते हैं। निंगफंग ने साफ कहा, मेरी स्केड्यूल टाइट है, मुझे जल्दी क्वेस्ट कंप्लीट करनी है। आप सोचते हैं मैं इतना फ्री हूँ? मेयर को अपनी रिक्वेस्ट रिकंसिडर करनी पड़ी। तभी स्क्रोल्स आ गए। मेयर ने साथ में एक सुप्रीम ब्लैक कार्ड भी दिया जो किसी भी ट्रेडिंग कंपनी में काम करता है, प्रूफ ऑफ वीआईपी स्टेटस। निंगफंग ने सोचा, इसका मतलब मेयर का रेपुटेशन काफी हाई है। उसने आइटम्स एक्सेप्ट कर लिए। मेयर खुश था, वरना इतनी स्ट्रॉन्ग व्यक्ति की फेवरेबिलिटी लूज होना उसके लिए मुश्किल बन जाता। मेयर ने पूछा, फ्यूचर में हम आपसे हेल्प एक्सपेक्ट कर सकते हैं? निंगफंग ने कहा, टाइम हुआ तो हेल्प कर दूंगा। ये सुनकर मेयर और ऑफिशियल्स के चेहरे खिल उठे। हमारी सिटी सेफ रहेगी। इसके बाद निंगफंग और डारियस ने फ्लाइंग स्क्रोल्स से हवा में तेजी से उड़कर अपनी सिटी की तरफ रिटर्न किया। मीनवाइल ट्रांसफॉर्मेशन हॉल में वू की पार्टी ईगरली वेट कर रही थी। वो अपना सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन क्वेस्ट लेने गई थी। थोड़ी देर बाद वू और शाओचांग बाहर आए। अचानक वू ने देखा आसमान से फ्लाइंग स्क्रोल्स पर 2 लोग उतर रहे हैं। शाओचांग ने पूछा, क्या हुआ? वू ने कहा, उनमें से एक शायद निंगफंग है। शाओचांग हंस पड़ा, श्योर हो? फ्लाइंग स्क्रोल्स की कीमत हजारों क्रिस्टल्स है। एक पुअर गाइड जैसे निंगफंग के लिए ये पॉसिबल नहीं, और वो तो जस्ट अवेकेंड है। जॉब ट्रांसफर हॉल में आने का सवाल ही नहीं। वो गुस्से में, निंगफंग के बारे में कुछ गलत कहा तो पछताना पड़ेगा। शाओचांग को ये टोन बिल्कुल पसंद नहीं आई। ये हमेशा उस लूजर की बात क्यों करती है? क्लेरिक सामने आया और पूछा, तो तुम दोनों का सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन कैसा रहा? शाओचांग ने प्राउडली कहा, ग्रेट क्वेस्ट मिला, बस एस रैंक नहीं मिला। बाकी लोगों ने चीयर किया। अरे 18 साल की एज में सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट करना ही बड़ी बात है। तुम्हारा नाम टॉप यूनिवर्सिटीज के सुपरनोवा लिस्ट में होगा। अब क्लेरिक ने वू से पूछा। वू थोड़ी देर चुप रही। लोग सोचने लगे, क्या इसे लो रैंक क्वेस्ट मिला? शाओचांग मन ही मन खुश। अगर लो रैंक हुआ तो मैं इसे कंफर्ट करके अच्छा इंप्रेशन बना लूंगा। लेकिन वू ने सीधा जवाब दिया, कंफर्ट की जरूरत क्यों होगी, मुझे तो एस रैंक क्वेस्ट मिला है। सब चौंक गए। एस रैंक क्वेस्ट मिलना रेयर था, लेकिन वू का चेहरा थोड़ा सीरियस था क्योंकि इस बार उसका क्वेस्ट रिवॉर्ड एक हिडन क्लास था जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। जेन ने क्यूरियोसिटी से पूछा, क्लास तो अवेकनिंग के टाइम ही तय हो जाती है, फिर हिडन क्लास कैसे पॉसिबल हुई? वू को ये पता था, लेकिन सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान उसे एक रेयर मौका मिला अपनी स्विफ्ट आर्चर क्लास को बदलकर वैनगार्ड शैडो बनाने का। ये पॉसिबल हुआ क्योंकि उसने वैनगार्ड एम्बलम यूज किया था जो उसे निंगफैंग ने दिया था। वो सोचने लगी, क्या निंगफैंग को पहले से पता था कि एम्बलम में इतना हिडन पावर है, और उसी कॉन्फिडेंस से उसने मुझे दिया था। उसने हिडन क्लास चुन ली। जब उसने अपनी पूरी स्टोरी टीममेट्स को सुनाई, क्लेरिक ने पूछा, इतना बड़ा डिसीजन इतनी जल्दी कैसे ले लिया? शाओचांग को ये सिस्टम का फॉल्ट लगा। इतनी जल्दी डिसीजन मत लो, लाइफ बर्बाद हो सकती है। वो समझ गई कि वो खुश नहीं है और साफ कह दिया, मेरे काम में दखल मत दो। बाकी लोग उसके लिए जेन्युइनली खुश थे। क्लेरिक ने तो कहा, काश मेरे पास भी निंगफंग जैसा दोस्त होता। शाओचांग अंदर से जल गया। मुझे भी किसी तरह एक एम्बलम चाहिए, नो मैटर व्हाट। दूसरी तरफ निंगफंग खुद एक एम्बलम देख रहा था जो परमानेंट +5 स्टैमिना और स्पिरिट देता था। उसे कंज्यूम करते ही उसका एस रैंक क्वेस्ट कंप्लीट हो गया। ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस में उसे एक पैसिव स्किल मिला, प्रीसीज मैनिपुलेशन ऑफ फॉरबिडन स्पेल्स। अब वो डार्कनेस की पावर को बहुत ज्यादा कंट्रोल कर सकता था। डैरियस पीछे वेट कर रहा था। तभी क्वांगलान वहां पहुंची। उसे डैरियस पहचान में आया, वही फाइटर जिससे वो पहले मिल चुकी थी। वो सोचने लगी,
ये यहाँ क्यों है? क्या ये मिंगफंग को गार्ड कर रहा है? उसने पहले डेरियस की पूरी बैकग्राउंड चेक की थी। ये लड़का इतनी कम उम्र में चौथी ट्रांसफॉर्मेशन कर चुका था, नेशनल लेवल का जीनियस। लेकिन स्टाफ से सुनकर वो हैरान थी। जब से डारियस यहाँ आया है वो हमेशा मिंगफंग के पीछे चलता है और उसे बहुत रिस्पेक्ट देता है। क्वांग लान ने टीचर काई को रिपोर्ट दी। एक बात तय है, तुम्हारा स्टूडेंट निंगफंग सिंपल बिल्कुल नहीं है। बाकी कंफर्म करने का काम उसने टीचर काई पर छोड़ दिया। निंगफंग अपने फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन के बाद कैजुअल तरीके से डेरियस से बातें करते हुए बाहर निकल रहा था। तभी टीचर काई ने उसे बुला लिया। निंगफंग हैरान, ये यहाँ? उसे याद आया टीचर काई ने कहा था कि उन्हें उससे कुछ बात करनी है। तभी डारियस बोला, बॉस, मैं आपके प्राइवेसी का सम्मान करता हूँ, मैं यहीं वेट करूंगा। निंगफंग का चेहरा उतर गया। बॉस? उसने जल्दी से टीचर काई को समझाया, वो मजाक कर रहा है। टीचर काई ने पूछा, क्या तुमने पहली ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट कर ली? निंगफंग एक पल के लिए चुप हो गया, सोचने लगा कि क्या रिप्लाई दे। फिर उसे याद आया कि टीचर काई ने हमेशा उसका ख्याल रखा है, तो उसने ऑनेस्ट होकर कहा, हाँ कर ली, लेकिन डिटेल्स किसी और को नहीं बताना चाहता, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। टीचर काई ने फिर पूछा, क्या तुम डार्कनेस की पावर से इन्फ्लुएंस हुए हो? निंगफंग चौंक गया, आप ये क्यों पूछ रही हैं? मतलब आपको मेरे सिस्टम के बारे में कुछ पता है? टीचर काई ने गंभीरता से कहा, दुनिया में एनॉमलीज हो रही हैं, सीक्रेट रेल्म इन्वेजन्स बढ़ रहे हैं, कई लोग डार्कनेस से प्रभावित होकर म्यूटेंट्स बन रहे हैं। निंगफंग ने कामली जवाब दिया, मैं म्यूटेंट नहीं हूँ और अथॉरिटीज म्यूटेंट्स पर नजर रखती हैं, मैं उनके झंझट में नहीं पड़ना चाहता। टीचर काई ने निंगफंग को देखा और कहा, मुझे तुमसे एक और चीज में कोऑपरेशन चाहिए। उसने अपनी जेब से एक काली चट्टान निकाली और बोली, इसमें अपनी मैजिक पावर डालो, ये तुम्हारे अंदर की डार्कनेस की ताकत को दिखाएगा। निंगफंग के माथे पर पसीना आ गया, वो हिचकिचाया और इस हेजिटेशन ने टीचर काई को शक में डाल दिया। निंगफंग ने मुस्कुराते हुए कहा, थोड़ा नर्वस हूँ बस। उसने हल्की सी डार्कनेस की पावर इंजेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन अचानक डार्क रॉक धमाके से टुकड़ों में बिखर गई। टीचर काई हैरान। निंगफंग को कारण पता था, लेकिन वो चुप रहा। टीचर काई ने बताया, ये असल में डीमन क्रिस्टल है, ये डार्कनेस की एनर्जी पर रिएक्ट करता है, जितना ज्यादा क्रिस्टल हिले उतनी ज्यादा पावर होती है, लेकिन अगर क्रिस्टल ऐसे फट जाए तो दोनों कुछ सेकंड तक चुपचाप शैटर्ड क्रिस्टल को देखते रहे। निंगफंग ने गंभीरता से कहा, अवेकनिंग के तुरंत बाद प्रोफेशन बदलना शायद अनबिलीवेबल हो, लेकिन सवाल ये है कि आप मुझ पर इंसान के तौर पर भरोसा करती हैं। टीचर काई की आंखें नरम हो गईं। उसे याद आया, निंगफंग ने अपने पेरेंट्स कम उम्र में खो दिए थे और लेट अवेकन होने के बावजूद उसने हमेशा पॉजिटिव नेचर रखा। हाँ, मैं भरोसा करती हूँ, उसने कहा, लेकिन ये मेरी ड्यूटी है कि मैं ये रिपोर्ट करूं। निंगफंग ने सिर हिलाया, मैं समझता हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर उसे डर था, अथॉरिटीज अगर रिएक्ट कर गई तो शायद मुझे चांड्रा सिटी छोड़नी पड़े। टीचर काई ने टॉपिक बदलते हुए एक बॉक्स निकाला, ये तुम्हारी पहली ट्रांसफॉर्मेशन की बधाई के लिए है। अंदर एक पर्पल लेवल स्पेल बुक था। निंगफंग ने खुशी से एक्सेप्ट किया और बोला, आपने हमेशा मेरा ख्याल रखा है, मेरे पास भी आपके लिए कुछ है। उसने ऑरेंज लेवल होली विंग्स बेल्ट निकाली। फीचर्स पढ़ते ही टीचर काई की आंखें चौड़ी हो गईं। +20 स्पिरिट पावर, +50% स्टैमिना रिकवरी, +50% हीलिंग पावर, 100% डार्क पावर रेजिस्टेंस और सबसे खतरनाक हीलिंग स्पेल्स बिना चांटिंग के। ये इतना कीमती आइटम मैं नहीं ले सकती, टीचर काई बोली। निंगफंग ने मुस्कुराकर कहा, ये बस मेरे फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन का रिवॉर्ड है, मैं आपको देना चाहता हूँ। वो गिफ्ट देकर कूल अंदाज में बाहर चला गया। टीचर काई उसे जाते हुए देखती रही। ऑरेंज आइटम ऐसे कैजुअली, ये लड़का कितना मिस्टीरियस है। बाद में एडवेंचरस ऑफिस में टीचर काई ने क्वांग लान को पूरी घटना बताई। डीमन क्रिस्टल के फटने जैसी सिचुएशन उसने पहले कभी नहीं देखी थी। क्वांग लान सोच में पड़ गई, अगर लोन शैडो ऑर्गेनाइजेशन ने उसे थ्रेट मान लिया तो वो उसे टारगेट बना देंगे। फिर उसने फैसला किया, बेहतर होगा हम निंगफंग को विन ओवर करने की कोशिश करें, ना कि उसे नाराज करें। इन्वेस्टिगेशन बंद करो और उसकी सारी जानकारी सील कर दो। टीचर काई ने सहमति जताई, मैं भी उसे प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ। क्वांग लान ने टॉपिक डारियस पर शिफ्ट कर दिया, उसे रिक्रूट करने की कोशिश करनी चाहिए। इस बीच निंगफंग के घर पर डारियस ने पूछा, बॉस तुम थोड़े परेशान लग रहे हो। निंगफंग ने बताया, टीचर ने कहा इन्वेस्टिगेशन कैंसिल हो गई है, लेकिन इसका मतलब है कि आगे जब भी मैं अपनी रियल्म डिस्ट्रॉय करूंगा अथॉरिटीज को पता चल जाएगा और ये फ्यूचर में बहुत मुसीबत बन सकता है। डारियस हल्के से मुस्कुराया, बॉस तुम ऐसे कैजुअली हर बार सीक्रेट रियल्म डिस्ट्रॉय करने की चिंता कर रहे हो, ये सुनकर कोई भी पागल समझेगा। अगर उसने खुद अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो शायद वो भी यकीन नहीं करता। उसने सुझाव दिया,
अनरजिस्टर्ड सीक्रेट रियल्म्स में लेवल अप करने की कोशिश करो। हाल ही में बहुत सारे मिले हैं और रिसोर्सेज की कमी के कारण अथॉरिटीज ने कुछ पर क्लेम भी नहीं किया। निंगफंग ने सिर हिलाया। वर्थ अ ट्राई है। तुम्हारे पास जानकारी है? डेरियस ने बताया कि अभी 2 अनरजिस्टर्ड रेल्म्स की लोकेशन उसके पास है और जरूरत पड़ने पर और भी ढूंढ सकता है। निंगफांग को लगा डारियस के रहते अब ये सब मैनेज करना काफी आसान हो जाएगा। निंगफांग ने प्लान बनाया। पहले ट्रेडिंग पोस्ट जाकर लूट बेचनी है, फिर थोड़ा आराम। उसे पीछे छूटने की चिंता नहीं थी। आखिर उसकी हर स्किल पहले से फॉरबिडन लेवल पर थी। डारियस मीनवाइल एक बड़े होटल में चेक इन कर रहा था। जगह किराए पर लेने का सोच ही रहा था कि काले सूट वाला एक आदमी उसके पास आया। जॉन जी, चांदेर सिटी का मेयर। उसने अपना परिचय दिया। मेयर ने सुना था कि डेरियस ने हाल ही में सीक्रेट रियल्म इन्वेजन में मदद की थी। क्या आप यहीं सेटल होने की सोच रहे हैं? उसने पूछा। डेरियस ने कहा, हाँ, प्लान तो है। मेयर का चेहरा खिल उठा। उसने डेरियस को स्पेशल एडवेंचरर प्रिविलेज कार्ड दिया और वादा किया, आपको जो भी रिसोर्सेज चाहिए होंगे हम उपलब्ध कराएंगे। डेरियस को याद आया कि पहले कई शहर उसे रिक्रूट करने की कोशिश कर चुके थे, लेकिन उसने सबको मना कर दिया था। उसने कार्ड स्वीकार किया और हैंडशेक किया फ्यूचर कोऑपरेशन के लिए। वो सोच रहा था ये प्रिविलेजेस शायद बॉस के काम भी आ जाए। मेयर मीनवाइल खुश था कि उनके शहर में अब एक चौथी ट्रांसफॉर्मेशन का एक्सपर्ट मौजूद है। उधर निंगफंग घर पर लीग खेल रहा था। मैच जीतकर सोने ही वाला था कि देखा उसकी क्लास ग्रुप में रात के समय भी चैट चल रही है। टॉपिक वही, लेवल्स। सब कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम से पहले लेवल 30 पाने की कोशिश में थे। फिर किसी ने इनडायरेक्टली उसे लेजी कह दिया। अभी भी गेम्स खेल रहा होगा। निंगफंग को अच्छा नहीं लगा। ये सब वांगू के एडमायरर्स थे जो बस उससे जलते थे। टीचर काई ने ग्रुप में से मॉकिंग टेक्स्ट हटा दिया और उन किड्स को डांट लगाई। निंगफंग हंस पड़ा। फिर न्यूज में आया कुछ सिटीज सीक्रेट रियल्म इन्वेजन्स में गिर चुकी हैं और कुछ में रहस्यमयी पावर ने मॉन्स्टर्स को भगा दिया है। क्लासमेट्स बोले, हमारे शहर में भी हाल ही में हमला हुआ था, लेकिन कोई स्ट्रॉन्ग आदमी आ गया। उसे एल्डर की तरह रिस्पेक्ट देनी चाहिए। निंगफांग ने चेहरा बनाया। एल्डर, सीरियसली? उस पल डीमन लॉर्ड अपने ठिकाने पर बैठा अचानक छींक दिया और अजीब तरह से डर महसूस करने लगा। अगले दिन ट्रेडिंग पोस्ट यांगशिन अपने इंजरीज के बावजूद काम पर थी। पर्पल हेड सहकर्मी ने ताना मारा, चोट लगने के बाद भी काम, प्रमोशन के चक्कर में हो क्या? यांगशिन ने डिनाई किया। पर्पल हेड ने फिर चुभोया, वैसे तुम्हारा प्रेशियस कस्टमर निंगफांग, सुना है उसने एक चौथी ट्रांसफॉर्मेशन एडवेंचरर से चोरी की है। यांगशिन चौंकी। इम्पॉसिबल, वो ऐसा नहीं कर सकता। पर्पल हेड ने कंधे उचकाए। लेट अवेकन, 1 स्टार प्रोफेशन, ऊपर से कोई पेरेंट्स नहीं, शायद उसे स्टीलिंग बुरी चीज लगती ही नहीं। पर्पल हेड स्मर्क्ड, ट्विस्टिंग द नाइफ। और ये भी फैक्ट है कि चौथी ट्रांसफॉर्मेशन का आदमी आकर तेरे जैसे ट्रैश को इन्वेस्टिगेट कर रहा है। प्रूफ है तू थीफ है। वो वाक्य खत्म भी नहीं कर पाई थी कि उसके बाएं ओर हवा हिली। थक, एक काला ठंडा सा पत्थर जमीन पर लुढ़का। सोर्स, निंगफैंग खड़ा हुआ, आंखों में बर्फ सी ठंडक। बेटर बी केयरफुल, उसने धीमे पर भारी लहजे में कहा। कुछ मत बोल जो मुझे गुस्सा दिला दे। पर्पल हेड की आंखें फैल गईं। तू सेफ कैसे है? फिर तुरंत रिकवर होकर चिल्लाई। ट्रेडिंग पोस्ट के अंदर ऑफेंसिव स्पेल्स, गार्ड्स। यांगशिन आगे बढ़ी, फुसफुसाई, जल्दी निकल जाओ, गार्ड्स आ रहे हैं। निंगफांग ने शांत स्वर में कहा, चिंता मत करो। कुछ ही पलों में गार्ड्स और मैनेजर विंस्टन आ गए। विंस्टन का चेहरा सख्त था। निंगफांग, ये जगह में ड्रामा करने का तरीका है, उसने ठंडी आवाज में कहा। लेकिन निंगफांग के चेहरे का भाव बदल गया। तुमने मेरे पीछे इन्वेस्टिगेशन करवाई, ऊपर से मुझे थीफ फ्रेम करने की कोशिश। विंस्टन ने हाथ उठाया। चोरी का मामला बाद में, अभी गार्ड्स तुम्हें बाहर ले जाएंगे। निंगफांग ने बिना कुछ कहे जेब से काला कार्ड निकाला और उसे लहराया। यूं अपने गेस्ट के साथ डील करते हो? गार्ड्स तुरंत रुक गए। विंस्टन और पर्पल हेड दोनों की आंखें फैल गईं। सुप्रीम ब्लैक कार्ड? विंस्टन ने घूरा। ये असली है, मेयर ड्रेक का गिफ्ट है। निंगफांग ने बिना पलक झपकाए कहा, चाहो तो खुद वेरीफाई कर लो। विंस्टन ने गार्ड्स को निगरानी में रखने का आदेश दिया और फोन उठा लिया। ट्रेडिंग पोस्ट को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया। दूसरी तरफ मेयर ड्रेक का चेहरा गहरा हो गया जब उसने सुना निंगफैंग पर इन्वेस्टिगेशन, जस्ट अ मिसअंडरस्टैंडिंग। विंस्टन ने हड बदाकर कहा, लेकिन ड्रेक की नजरों में झूठ टिक नहीं पाया। धड़ हम, मेयर की मुट्ठी डेस्क पर गिरी। तुमने निंगफैंग को ऑफेंड किया? विंस्टन ने डिनाई किया, लेकिन मेयर पहले ही समझ चुका था। कुछ देर बाद ट्रेडिंग पोस्ट के दरवाजे पर मेयर ड्रेक और डैरियस दोनों लगभग दौड़ते हुए अंदर आए। निंगफांग ने भौं उठाई, तुम लोग यहाँ? यांगशिन हैरान थी। मेयर और डैरियस के तेवर देखकर पर्पल हेड सहम गई। मैनेजर विंस्टन बाहर आया,
चेहरा पूरी तरह मरा हुआ। मेयर ड्रेक ने निंगफांग से पूछा, मैनेजर से माफी मंगवाऊं? निंगफांग ने सिर हिलाया, कोई मतलब नहीं, वो आदमी माफी से नहीं बदलेगा। मेयर ने गार्ड्स की तरफ मुड़ कर कहा, मैनेजर विंस्टन और उसकी एजेंट को बाहर निकालो, परमानेंट। विंस्टन का चेहरा लाल पड़ गया। जाते जाते उसने पर्पल हेड को गाली दी और धक्का मारा, मेरी बर्बादी की वजह तू है। वीआईपी लाउंज में निंगफैंग, डैरियस और मेयर चाय के साथ बैठे। मेयर ने मुस्कुराकर कहा, यांगशिन, तुम्हारी मेहनत ने ट्रेडिंग पोस्ट की इज्जत बचा ली। यांगशिन ने गंभीरता से सिर झुकाया, मैं फ्यूचर में भी मेहनत करूंगी। यांगशिन एक कोने में खड़ी थी, चुपचाप ऑब्जर्व कर रही थी। निंगफांग बड़े बड़े लोगों के साथ टेबल पर आराम से बैठा चाय पीते हुए ऐसे बात कर रहा था जैसे ये कोई नॉर्मल बात हो। यार, ये बंदा तो सच में नेक्स्ट लेवल कूल है, उसने मन में सोचा। निंगफांग ने मेयर से कहा कि उनका टाइम लेने के लिए माफी चाहता है, लेकिन मेयर ने हाथ हिलाकर कहा, नहीं नहीं, ये ठीक है, तुम्हारे मामले ही मेरे मामले हैं। फिर मेयर ने पूछा, तो निंगफांग, तुम्हारा किसी चीज में इंटरेस्ट है? कैटलॉग से कुछ खरीदना चाहोगे? निंगफांग ने थोड़ी देर सोचकर कहा, एक्चुअली मैं देख रहा था कि तुम्हें रेलिक ऑफ द एंड नाम की चीज के बारे में कुछ पता है। मेयर और डारियस दोनों ने एक दूसरे को देखा, पूरी तरह कंफ्यूज्ड, फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं। मेयर ने कहा। निंगफांग ने हंसते हुए टाल दिया, कुछ नहीं, बस इंटरनेट पे पढ़ा था। घर लौटकर उसने टीचर काई से मिला स्किल बुक खोली, एक ऐसा स्किल जो बैटल के बीच माना रिप्लेनिश कर सकता था। निंगफांग को क्यूरियोसिटी थी कि फॉरबिडन स्पेल में बदलने के बाद ये क्या करेगा। स्पेल ने एक नया रूप ले लिया, अब वह आइटम से डार्क पावर अब्सॉर्ब कर सकता था। नाइस, ये काम आएगा, उसने सोचा। अगले दिन मेयर ड्रेक ने उसे गुड बाय कहा और फ्लाइंग स्क्रोल निकालकर लॉन्गबो सिटी की ओर उड़ गए। निंगफैंग को भूख लगी थी तो डैरियस ने इनवाइट किया, बॉस मेरे घर चलते हैं लंच के लिए। डैरियस का विला, लग्जरी का दूसरा नाम, बड़ा सा हाउस, कंफी टॉप नॉच फर्नीचर, हर सुविधा मौजूद। डैरियस ने कैजुअली ऑफर किया, बॉस अगर चाहो तो यहाँ शिफ्ट हो जाओ, मैं कहीं और मूव कर जाऊंगा। निंगफांग ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, मैं बाद में खुद एक विला खरीदूंगा तुम्हारे नेबरहुड में ही। डैरियस बोला, अगर पैसों की जरूरत हो तो बोल देना, जितना चाहिए उतना दूंगा। निंगफैंग ने मना कर दिया, उसने हाल ही में इक्विपमेंट बेचकर काफी क्रिस्टल कॉइन्स कमा लिए थे, कैश में कन्वर्ट कर लूं तो विला भी ले सकता हूं, बस अभी इतना खर्च नहीं करना चाहता, उसने कहा। चाय पीने के बाद माहौल आरामदायक हो गया। तभी डैरियस का फोन बजा। मेयर जांग कॉल पर था। मेयर जांग ने कहा, सिटी में हुए कई डिजास्टर्स की जांच के लिए ऊपर से एक टीम भेजी गई है, हमें तुम्हारे कोऑपरेशन की जरूरत है। डैरियस ने निंगफैंग की तरफ देखा। बॉस के चेहरे पर हल्की कंफ्यूजन थी, उसे लगा कि ये इन्वेस्टिगेशन कहीं निंगफैंग को अफेक्ट न कर दे, तो उसने मेयर को जवाब दिया, आज फ्री नहीं हूँ, पहले बॉस से बात कर लूं फिर बताता हूँ। कॉल खत्म होने के बाद डैरियस ने निंगफैंग को सिचुएशन समझाई। निंगफैंग बस सोच में पड़ गया, ये इन्वेस्टिगेशन टीम आखिर है कौन और ये लोग किस लेवल के हैं। उधर इन्वेस्टिगेशन टीम के एक बंदे का मूड एकदम सीरियस था, उसे ये मिस्टीरियस बॉस वाली पूरी कहानी जोक लग रही थी और वो सच पता करने के लिए बेताब था। टीम की मीटिंग में उसने क्वान लान से पूछा, तुमने इस सो कॉल्ड बॉस को कभी देखा है? क्वान लान ने साफ कहा, नहीं। वो आदमी हंसकर बोला, एग्जैक्टली, इतनी रूमर्स फैली हैं और किसी ने देखा तक नहीं। क्वान लान ने कामली जवाब दिया, बॉस ने ही मॉन्स्टर इन्वेजन को रोका था, म्यूटेंट्स समेत। एलाइड आदमी ने हाथ झटकते हुए कहा, ये कोई प्रूफ नहीं है, बाकी सिटीज पर अटैक हो रहा था, तब ये बॉस कहाँ था? क्वान लान चुप रही। टीचर त्रे समझ गया कि वो निंगफांग को प्रोटेक्ट कर रही है। तभी मेयर जांग जी अंदर आए और बोले, डैरियस आज नहीं आएगा, बिजी है। एलाइड आदमी का चेहरा बिगड़ गया, एक एडवेंचरर अपनी मर्जी से आता जाता है, बस अब बहुत हुआ, उसने ऐलान कर दिया। आज से इस इन्वेस्टिगेशन की पूरी कमांड मेरे हाथ में होगी। इसी बीच एक डंजन, अ टूम पर ओवे नाम का आदमी जैक पहुंचा इन्वेस्टिगेशन के लिए। गार्ड ने रोक दिया, सेफ्टी रूल्स हैं, अंदर नहीं जा सकते। जैक ने कामली अपना आईडी दिखाया, इन्वेस्टिगेशन टीम से हूँ, अंदर जाना होगा। गेट खुला और जैक अंदर चला गया, सीधे उसी अनडेड डंजन में जिसे निंगफैंग पहले ही डिस्ट्रॉय कर चुका था। जैक इधर उधर देखता रह गया, चारों तरफ सिर्फ तबाही और इतनी बड़ी डिस्ट्रक्शन कि उसकी समझ से बाहर थी। कौन सी पावर ने ये सब किया होगा? वो सोच में पड़ गया। डार्क एनर्जी अब भी हवा में तैर रही थी, प्योर और पावरफुल। जैक को यकीन था ये काम किसी नॉर्मल ह्यूमन या म्यूटेंट का नहीं हो सकता। उसे ये डार्क एनर्जी बेहद लुभा रही थी। उसने थोड़ा अब्सॉर्ब करने की कोशिश की, लेकिन तभी हुश, एक मॉन्स्टर डार्क होल से बाहर निकला। जैक चौंक गया, ये जगह तो अब भी खतरनाक मॉन्स्टर्स से भरी है। उसने डिसाइड किया, फाइन, इन्हें मारकर इनकी डार्क एनर्जी अब्सॉर्ब करता हूँ। उधर डैरियस के घर पर निंगफांग आराम से गेम खेल रहा था। अचानक सिस्टम से एक अलर्ट आया, फाइनल रिलिक फाउंड। निंगफांग हक्का बक्का,
सिस्टम मुझे ऐसे कांटेक्ट भी कर सकता है। उसने कंसंट्रेट किया और लोकेशन उसके दिमाग में आ गई। बिना वक्त गवाए उसने तैयारियां की और निकल पड़ा। डारियस ने पूछा, बॉस कहाँ जा रहे हो? निंगफैंग ने कैजुअली कहा, बस थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, और जाते जाते हंसकर बोला, गेम कंटिन्यू करना, रैंक पॉइंट्स लूज मत करना। ठीक है। मिंगफांग ने कैब ली उस जगह तक जो उसकी सेंसेस ने उसे दिखाई थी। रास्ते में उसने नोटिस किया कुछ तो मूव कर रहा है। मीनवाइल उस डंजन के पास जहां वो जा रहा था, गार्ड्स ने अचानक देखा एक अजीब मॉन्स्टर गेट से निकलकर आ रहा है, लेकिन ये कोई नॉर्मल क्रीचर नहीं था। उसके ऊपर के बीचों बीच जैक का चेहरा। जैक बुरी तरह चिल्ला रहा था, हेल्प, प्लीज मुझे यहाँ से निकालो। निंगफांग की तरफ सीन कट होता है। सिक्योरिटी ऑफिशियल्स ने पूरा रास्ता ब्लॉक कर रखा है, डेंजर का अलर्ट दे रहे हैं। निंगफांग वहीं उतर जाता है और सोचता है, ठीक है, यहाँ से पैदल ही फॉलो करते हैं। वो देखता है कि वो चीज अब एक जगह रुक गई है। दूसरी तरफ जैक मॉन्स्टर डिस्ट्रक्शन मचा रहा है। लोन शैडो के मेंबर्स क्वांग लान समेत वहां पहुंचते हैं। सबकी आंखें फटी रह जाती हैं। ये हो क्या रहा है? एक फियर्स बैटल शुरू होती है। टीचर की क्वांग लान को हील कर रही है, जो जैक के हमले से ऑलमोस्ट डिफीट हो चुकी थी। क्वांग लान बच तो गई, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके पास वो इक्विपमेंट था जो निंगफैंग ने उसे दिया था। जैसे ही क्वांग लान होश में आती है, पूछती है, मॉन्स्टर कहाँ गया? टीचर की सिटी की तरफ बढ़ रहा है। मेयर जैंग ने डारियस को हेल्प के लिए बुला लिया है। क्वांग लान सोचती है, डारियस ऑलमोस्ट मेरी बराबरी का है, शायद अकेले संभाल ले, लेकिन अगर हालात बिगड़े तो निंगफंग ही हमारी लास्ट होप है। सीन शिफ्ट, मॉन्स्टर अब शहर में हैवक मचा रहा है। निंगफांग पहली बार उसे क्लियरली देखता है, एक ह्यूज स्कल मॉन्स्टर जिसके ऊपर एक छोटा स्कल है। वो कैजुअली सोचता है, क्या इसको हराने के लिए फॉरबिडन स्पेल यूज करना पड़ेगा? मॉन्स्टर ने निंगफैंग को देखा और तुरंत हमला किया, लेकिन हमारा बॉय हिला तक नहीं। उसका अटैक निंगफैंग के फोर्स शील्ड से टकराकर हवा हो गया। मॉन्स्टर शॉक में, इतना पावरफुल फोर्स फील्ड किसी इंसान पर, तभी सिस्टम प्रॉम्प्ट आता है, अब भर लो स्कूल मॉन्स्टर। निंगफांग, इजी तरीका लग रहा है, क्यों नहीं? वो डार्क पावर अब्सॉर्ब करने लगता है और तभी उसकी आंखों में फ्लैशेस आने लगते हैं, जैसे किसी और की यादें हों। भयानक सीन्स, मॉन्स्टर्स की पूरी आर्मीज, कई डीमन लॉर्ड्स, सब उसकी आंखों के सामने। प्रोसेस खत्म होते ही नोटिफिकेशन आता है, ऑल एट्रीब्यूट्स बस 100। निंगफांग अंदर से खुश, वाह, लेकिन ये सिर्फ एनर्जी अब्सॉर्ब नहीं थी, मैंने कुछ और भी लिया है। यादें, इमेजेस, कुछ तो अजीब है। तभी डेरियस लोकेशन पर पहुंचता है। बॉस, यहाँ क्या हुआ? निंगफांग कैजुअली, बस मॉन्स्टर का काम तमाम कर दिया। जैक अब खाली खोल की तरह पड़ा है, सारी डार्क एनर्जी निंगफैंग खींच चुका है। डारियस सोच में, क्या ये बंदा मॉन्स्टर इन्वेशन के पीछे है और बिना कोई हाई लेवल मैजिक इस्तेमाल किए इसने इतना पावरफुल क्रिएचर हरा दिया। मॉन्स्टर इंसिडेंट के बाद निंगफैंग ने क्लीन अप का सारा काम डारियस पर छोड़ दिया और खुद बिजली की तरह वहां से निकल गया। डारियस ने उसे जाते हुए देखा और दंग रह गया। ये स्पीड, ये तो एजिलिटी बेस्ड एडवेंचरर्स से भी तेज है। ये बंदा तो सिर्फ मेज होना चाहिए था। उसके मन में निंगफैंग की रिस्पेक्ट और भी बढ़ गई। मीनवाइल चैंडर सिटी प्रिजन, जैक को पकड़कर यहाँ लाया गया था। उससे पूछताछ शुरू हुई। जैक ने कबूल किया, हाँ, वो मॉन्स्टर मैं ही था। डंजन में मुझे एक मिस्टीरियस डीमन मिला। मैंने उसकी डार्क एनर्जी लेने की कोशिश की, लेकिन उल्टा वो डीमन मुझे ही निगल गया और मुझे वेसल की तरह इस्तेमाल करने लगा। क्वांग लान ने सिचुएशन का सार समझ लिया। जैक की यादों में एक ही नाम चमक रहा था, द मिस्टीरियस बॉस, यानी वही जिसने उसे हराया था। मेयर जीन ये सुनकर ऑलमोस्ट खुशियों से झूम उठा, मतलब हमारी सिटी इस मिस्टीरियस बॉस की वजह से सुरक्षित है। टीचर काई और क्वांग लान ने एक नोइंग स्माइल शेयर की, क्योंकि वो सच जानते थे। मेयर ने डारियस से पूछा, तुमने इस मिस्टीरियस बॉस को देखा है? डारियस कामली, हाँ, किस्मत से देख पाया। ये सुनते ही टीचर काई और क्वांग लान चौकन्ने हो गए। उन्हें डर था डारियस कहीं निंगफांग का नाम ना उगल दे। मेयर ने रिक्वेस्ट की, मुझे उससे मिलवाओ, मैं उसे रिवॉर्ड दूंगा और यहीं बसाने की कोशिश करूंगा। डारियस ने साफ मना कर दिया। बॉस को अटेंशन पसंद नहीं, और वैसे भी बिना सबूत कोई कुछ प्रूव नहीं कर सकता। मेयर थोड़ा डिसअपॉइंटेड हुआ। कितने लोग पावरफुल लोगों से फेवर लेने की कोशिश करते होंगे। डारियस ने अश्योर किया, बॉस के रिलेटिव्स यहाँ रहते हैं, वो इस सिटी का ध्यान जरूर रखेगा, आप बस उसे डिस्टर्ब मत करना। टीचर काय और क्वांग लान ये सुनकर उलझ गए। क्या मिस्टीरियस बॉस निंगफांग नहीं, उसके कोई बड़े रिश्तेदार हैं? सीन शिफ्ट, निंगफांग्स अपार्टमेंट, गर्म पानी में बात लेते हुए वो फाइनल रेलिक्स के बारे में सोच रहा था। वो समझ चुका था ये रेलिक्स असल में मरे हुए डीमन लॉर्ड्स के रिमेन्स हैं, और जो इमेजेस उसे पहले दिखी वो उनकी फ्रैगमेंटेड मेमोरीज थी। निंगफांग ने खुद को समझाया, मुझे डीमन लॉर्ड नहीं बनना, लेकिन शायद ये मेमोरीज काम आएंगी।
उसने उन विजन्स में देखा था सीक्रेट रियल्म इन्वेजन्स को रोकने के तरीके, और उसे एहसास हुआ अगर इन्वेजन ऐसे ही चलते रहे तो इवेंचुअली ह्यूमैनिटी हार मान लेगी। फोर्थ ट्रांसफॉर्मेशन वाले एडवेंचरर्स कम थे, हर जगह मॉन्स्टर्स को रोक पाना नामुमकिन लग रहा था। इसलिए उसने डिसाइड किया मुझे खुद से आगे बढ़कर ट्रस्टवर्दी लोगों को भी स्ट्रॉन्ग बनाना होगा ताकि वो भी ह्यूमैनिटी को बचाने की लड़ाई लड़ सके। तभी फोन बजा। कॉल था उसके बचपन की दोस्त वांग यू का। निंगफांग, मैंने एस रैंक क्वेस्ट पूरा कर लिया, मेरी क्लास ट्रांसफॉर्म होकर शेडो वैंगार्ड हो गई है, आज ट्रीट मेरी तरफ से तुम्हें आना ही पड़ेगा। निंगफांग ने बिना हिचके हाँ कर दी। लोकेशन भेजकर वांग यू जॉब चेंज हॉल से बाहर निकली जहां उसके पार्टी मेंबर्स खड़े थे उसे कंग्रेचुलेशन देने के लिए। इवन शाओ चांग भी वांग यू की तारीफ करते नहीं थक रहा था। इतनी कम उम्र में सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन, अनबिलीवेबल। लेकिन बीइंग द अपॉर्चुनिस्ट ही वाज, उसने तुरंत कहा चल सेलिब्रेट करते हैं, मैंने ऑलरेडी सिटी के बेस्ट रेस्टोरेंट में प्राइवेट रूम रिजर्व कर लिया है। वांग यू ने कामली रिप्लाई किया आज मेरे अदर प्लान्स हैं, तुम लोग एंजॉय करो, कल मैं एक प्रॉपर पार्टी होस्ट करूंगी। शाओ चांग ने इंसिस्ट किया कुछ और पोस्टपोन नहीं कर सकती, ये इंपॉर्टेंट सेलिब्रेशन है। लेकिन वांग यू बस आगे बढ़ गई। उसे शाओ चांग के वर्ड्स में हल्की सी जेलसी फील हुई। शाओ चांग इरिटेट हो गया। सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन होते ही अजनबी जैसा बिहेव कर रही है। पार्टी में मौजूद क्लेरिक ने डिफेंड किया वो ऐसी नहीं है, श्योरली कुछ इंपॉर्टेंट रीजन होगा। शाओ चांग ने फिर ग्रुप से पूछा तुम लोगों को उसके पेस के साथ चलना एग्जॉस्टिव नहीं लग रहा? एस रैंक क्वेस्ट कंप्लीट, न्यू हिडन प्रोफेशन अवेकन, अगर ऐसे चलता रहा तो वो एक दिन हमें कंप्लीटली पीछे छोड़ देगी। लेटर दैट इवनिंग निंगफांग को वांग यू ने एक लैविश डिनर पर ट्रीट किया। उसने टीज करते हुए कहा ऐसे डेलिकेसीज तो मैं बस तुम्हारे पीछे पीछे घूम कर ही खा सकता हूँ। वांग यू ने हंसते हुए थैंक किया, ये सब पॉसिबल हुआ तुम्हारे दिए एम्बलम की वजह से। निंगफांग को यही पता चला कि वो एम्बलम एक्चुअली एक हिडन क्लास अवेकन कर चुका है और ये अपकमिंग वॉर में क्रूशियल रोल प्ले कर सकता है। उसे अपने मेमोरीज में देखी हुई बातें याद आईं। शायद ये एम्बलम्स लोगों को स्ट्रॉन्गर बनाने का एक तरीका है। वांग यू ने उत्सुकता से पूछा तुम जानते हो ये एम्बलम्स कहाँ मिलते हैं? निंगफांग ने ऑनेस्ट रिप्लाई दिया नहीं, एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता। वांग यू ने कहा काश मेरे पास कुछ और एम्बलम्स होते, मैं तुम्हें भी अपनी पार्टी में दे देती। निंगफांग को अच्छा लगा कि वो हर अच्छी चीज में उसे इंक्लूड करती है। डिनर के दौरान वांग यू ने सीरियस होकर कहा लेवल अप मत छोड़ो और मैं तुम्हारे लिए कोई सेल्फ प्रोटेक्शन स्किल भी ढूंढूंगी क्योंकि बाहर हालात सेफ नहीं है। निंगफांग ने कैजुअली टीज किया लेवल अप करना तो मुझे ट्रबलसम लगता है, बेटर होगा तुम ही साथ चलो और मुझे प्रोटेक्ट करो। उसकी स्मर्क और लेजी टोन पर वांग यू हल्का सा ब्लश कर गई, लेकिन तभी उसका एक्सप्रेशन दर्द से भर गया। निंगफांग ने पूछा क्या हुआ? वांग यू ने बताया कुछ नहीं, बस मिशन के दौरान हल्की सी चोट लगी थी। निंगफांग ने कंसर्न दिखाया ट्रीटमेंट क्यों नहीं कराया? वांग यू ने कहा ट्रीटमेंट तो हो गया लेकिन एस रैंक मिशन था, बॉस मॉन्स्टर का डैमेज लो नहीं था, रिकवरी में टाइम लगेगा। तभी निंगफांग का फोन बजा। दूसरी तरफ हार्श टोन में एक आदमी चिल्लाया ये एम्बलम कहाँ से मिला? निंगफांग ने बिना इंटरेस्ट के कॉल काट दी। वांग यू ने पूछा क्या हुआ? उसने रिप्लाई किया कोई आदमी जोर जोर से पूछ रहा था एम्बलम कहाँ से मिला, पर मैं केयर नहीं करता। वांग यू हैरान थी क्योंकि उसने ये इन्फो किसी आउटसाइडर को नहीं दी थी। डिनर जारी रहा लेकिन कॉल फिर आया। इस बार वही आदमी और भी गुस्से में कॉल कटाने की हिम्मत मत करना वरना भुगतना पड़ेगा। निंगफांग को ये बात पसंद नहीं आई, खासकर वांग यू के सामने। उसने फिर कॉल काट दी। डिनर के बाद वांग यू ने ऑफर किया नीड मी टू वॉक यू होम। निंगफांग ने मना कर दिया बस हैरेसिंग कॉल है, कोई इशू नहीं। लेटर दैट नाइट निंगफांग अपने अपार्टमेंट पहुंचा लेजी मोड में, गार्ड डाउन। लेकिन जैसे ही अंदर कदम रखा शॉक लग गया। कमरा पूरी तरह बिखरा हुआ था। एडवेंचरस आर्मर पहने एक आदमी बाहर आया और बोला फाइनली तुम आ गए। निंगफांग ने कामली पूछा तुम वही हो जिसने कॉल किया था? ब्लॉन्ड असैसिन ने स्मर्क किया एग्जैक्टली, और अब तुम्हें सजा मिलेगी ऑनेस्ट जवाब न देने की। निंगफैंग ने पूछा तुम्हें यहाँ किसने भेजा? असैसिन ने कोल्ड टोन में कहा ट्रैश जैसे लोगों को स्ट्रॉन्ग लोगों के सामने मैनर्स दिखाने चाहिए। रूम की हवा भारी थी। ब्लॉन्ड असैसिन की कोल्ड आईज में एरोगेंस साफ दिख रहा था। लेकिन अचानक एक और शैडो निंगफांग के पीछे से हमला करता है। लेकिन निंगफैंग जीरो पैनिक, बस हल्का सा साइड स्टेप और व्हाम, उसका एल्बो जैब सीधा असैसिन के फेस पर कनेक्ट हुआ। मेटालिक क्लैंग के साथ उसकी वेपन जमीन पर गिरी और असैसिन वहीं बेहोश सा। ब्लॉन्ड असैसिन की आंखें फैल गईं। यू 1 स्टार मेज। निंगफांग ने उसकी ही लाइन वापस की रिस्पेक्ट दिखाओ स्ट्रॉन्ग लोगों को। ब्लॉन्ड असैसिन ने क्विकली शुरिकेन निकाली और थ्रो की, लेकिन निंगफांग अब अपने इंक्रीज्ड स्पीड और रिएक्शन टाइम के साथ खेल रहा था।
बस हल्का सा हेड टिल्ट राइट और शूरिकन हवा चीरते हुए निकल गई। ब्लॉन्ड को सर्वाइवल इंस्टिंक्ट ने पकड़ा। नोप, आई एम आउट। वो विंडो की तरफ भागा, लेकिन जैसे ही एस्केप का थॉट आया, स्नैच, निंगफांग ने उसका एंकल पकड़ लिया और बैंग, उसका फेस दीवार में क्रैश करवा दिया। मैस साफ करो और ब्रोकन स्टफ का पैसा भी। असैसिन्स ने बिना सवाल किए अपना सारा सामान सरेंडर कर दिया। निंगफैंग ने कैजुअली पूछा, किसने भेजा? ब्लॉन्ड ने कन्फेस किया, जियाओ चांग। उसे एक यूनिक एम्बलम चाहिए था जो बस तुम्हारे पास है। निंगफांग के दिमाग में वू की पार्टी का वो नाम इंस्टेंटली क्लिक हुआ। पहला मूव तुमने किया, अब मेरी बारी। फॉरबिडन स्किल, माइंड डिसरप्शन। डार्क मिस्ट उसकी आंखों में घूमी। दोनों असैसिन्स की प्यूपिल्स फेड हो गई। अब वो निंगफैंग के पपेट्स थे। रॉन्डेवू पॉइंट, सिटी आउटस्कर्ट्स। जियाओ चांग और उसका साथी हंसते हुए बैठे थे। एम्बलम सर्च का क्या हुआ? निंगफांग कोऑपरेट नहीं करेगा तो पेनफुल डेथ पाएगा। साथी ने पूछा, अगर वांग यू को पता चल गया? जियाओ चांग ने स्मर्क किया, बेटर, वो उस ट्रैश पर टाइम वेस्ट करना बंद कर देगी। फिर उसने कैजुअली एडमिट किया, वू की एस रैंक क्वेस्ट में मैंने इंटेंशनली उसे बॉस से चोट लगने दी ताकि उसे याद रहे उसे हमारी प्रोटेक्शन चाहिए। तभी पीछे से शैडो उतरी। असैसिन खड़ा था, वही जिसे उसने हायर किया था। काम हो गया? जियाओ चांग ने पूछा, लेकिन असैसिन की कोल्ड वॉइस आई, तो ये सच है, तुमने वू को हर्ट किया? जियाओ चांग ने ग्राउल किया, माय अफेयर्स में दखल मत दो। लेकिन शाश, फेटल स्ट्राइक, उसके चेस्ट के आर पार। दूसरे को भी उसी स्पीड में स्ट्राइक लगा। दोनों को कॉलर से पकड़कर हवा में उठाया गया। निंगफैंग की वॉइस असैसिन के माउथ से गूंजी, जो वू को हर्ट करे उसे इस दुनिया में जीने का हक नहीं। डार्क एनर्जी उनके बॉडीज में भरने लगी, इतनी इंटेंस कि उनकी चीखें रात के सन्नाटे को चीर रही थी। सेकंड्स में दोनों की बॉडीज एशेज में बदल गईं। निंगफैंग ने असैसिन का भी अंत कर दिया। जीरो एविडेंस, जीरो विटनेसेस, सिर्फ हवा में बची थी वो हल्की सी डार्क मिस्ट, बातें और एक वार्निंग, टच हेयर और वैनिश फ्रॉम एग्जिस्टेंस। उस इंसिडेंट के बाद निंगफांग को समझ आ गया कि नॉर्मल मोहल्ले में रहना मतलब सीधा सीधा खुद को खतरे में डालना है। कोई भी आ सकता है, बेल बजा सकता है और फिर सीधे टारगेट प्रैक्टिस। डरने वाला तो वो कभी नहीं था, लेकिन भाई घर में 24 घंटे बैठे रहना पॉसिबल नहीं, और ऊपर से उसका सामान भी सेफ नहीं। वैसे तो वो डीमन लॉर्ड की मेमोरीज के हिसाब से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ऑर्गेनाइज करने वाला था, और लकी ये रहा कि उसने अभी स्टार्ट ही नहीं किया था, वरना इस मेस में उसका सीक्रेट प्लान तो पूरे मोहल्ले में व्हाट्सएप फॉरवर्ड बन जाता। इसीलिए उसने सोचा कि अब शिफ्ट हो जाना चाहिए डेरियस के घर, क्योंकि चौथी ट्रांसफॉर्मेशन वाले पावर हाउस के घर में घुसने की हिम्मत तो किसी के बाप में भी नहीं है। उसने जाकर डेरियस को सब बताया, और सुनते ही डेरियस का गुस्सा डायरेक्टली 7वीं स्काई पर चला गया। उसने बोला, जिसने भी मेरे बॉस को हर्ट करने की हिम्मत की है, मैं उसको ऐसे गायब करूंगा कि गूगल अर्थ भी ढूंढ ना पाए। निंगफांग ने हंसते हुए कहा, इतना जल्दी मत करो, मुझे तुमसे एक और काम चाहिए। उसने पूछा, तुम्हें कोई भरोसेमंद एल्केमिस्ट पता है? डेरियस ने क्यूरियस होकर पूछा, कितना स्किल्ड चाहिए? निंगफांग ने जवाब दिया, जितना हाई लेवल हो उतना अच्छा, लेकिन सबसे जरूरी है कि वो ट्रस्टवर्दी हो। डेरियस ने कहा कि उसे कई एल्केमिस्ट्स पता हैं, लेकिन वो सब बड़े गिल्ड्स में ज्वाइन हो चुके हैं, और वो निंगफांग के सीक्रेट प्लान के लिए बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं होंगे, क्योंकि उसे ऐसे सीक्रेट शेयर करने थे जो किसी भी हालत में लीक नहीं होने चाहिए। तभी निंगफांग को डीमन लॉर्ड की मेमोरीज से वो सीन याद आया जब उसने कुछ हाई लेवल एल्केमिस्ट्स को खत्म कर दिया था, और फ्यूचर में उन्हीं एल्केमिस्ट्स के बनाए पोशंस इस टाइम के पोशंस से कई गुना ज्यादा एडवांस्ड थे। निंगफांग को अपने पुराने डेज के कुछ स्पेशल पोशन प्रिस्क्रिप्शंस याद आ गए थे। प्लान था कि किसी प्रोफेशनल एल्केमिस्ट से डिस्कस करेगा, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि एल्केमिस्ट्स और गिल्ड्स इतनी इजीली फ्री होकर काम नहीं करते। ऊपर से अगर जरा सी भी इंफॉर्मेशन लीक हो गई तो पहले की तरह हर तरफ से बग्स मतलब ट्रबल मेकर्स फिर से चिपक जाएंगे। निंगफैंग का बिल्कुल भी मूड नहीं था फिर से ड्रामा सीजन 2 शुरू करने का, इसलिए उसने डारस से बस इतना कहा, किसी डिसेंट एल्केमिस्ट पर नजर रख, और हाँ, मेरा डिसेंट मतलब समझ रहा है ना। नेक्स्ट डे उसने कैजुअली वांग यू से पूछ लिया, और सरप्राइजिंगली उसने तुरंत रिप्लाई कर दिया कि वह एक रिलायबल एल्केमिस्ट को जानती है। निंगफैंग को इतनी जल्दी आंसर मिलने की उम्मीद नहीं थी। वांग यू ने बताया कि उसकी टीम की क्लेरिक सू तिंग का भाई एक काफी अच्छा एल्केमिस्ट है। वह एक्चुअली वांग यू की गिल्ड में ज्वाइन करने वाला था, लेकिन शाओ चांग से उसकी इतनी जम नहीं पाई कि बात वहीं खत्म हो गई। निंगफांग को थोड़ा रिलीफ मिला, क्योंकि उसने हाल ही में शाओ चांग नाम के उस प्रॉब्लम पैकेज को गेम से परमानेंटली लॉग आउट करा दिया था।
अब कम से कम वांग यू को फ्यूचर में उससे परेशान नहीं होना पड़ेगा। फिर वांग यू ने कैजुअली पूछ लिया, वैसे तुम्हें अल्केमिस्ट की जरूरत क्यों है? मिंग फांग ने थोड़ी एक्टिंग करते हुए कहा, बस घर में कुछ पुराने प्रिस्क्रिप्शंस मिले, सोचा किसी एक्सपर्ट से चेक करवा लूं। वांग यू ने क्लियरली विश्वास नहीं किया, लेकिन मिंग फांग ने बस मुस्कुराकर बोल दिया कि क्लीनिंग करते हुए मिला। खैर, उसने मीटिंग अरेंज कर दी उस एल्केमिस्ट के साथ। लेटर मिंग फांग उस एल्केमिस्ट के घर पहुंचा और अपना इंट्रोडक्शन दिया। एल्केमिस्ट ने अपना नाम सू वे बताया और प्रिस्क्रिप्शन देखने की बात की। उसी टाइम घर के गार्डन में क्लेरिक सू तिंग गुस्से में थी, क्योंकि वह मिंग फांग के करीब आना चाहती थी, लेकिन उसके भाई ने उसे बाहर निकाल दिया। इस बीच सू वे प्रिस्क्रिप्शन चेक कर रहा था। उसने देखा कि इंग्रेडिएंट्स तो कुछ खास नहीं है, लेकिन रिफाइनिंग मेथड काफी कॉम्प्लेक्स और न्यू थी। उसने मिंग फांग से पूछा, तुम्हें पता है ये पोशन क्या करता है? मिंग फांग ने कामली रिप्लाई किया, एक्सपीरियंस गेन को 100% बढ़ा देता है। सू वे ये सुनकर शॉक में आ गया, क्योंकि मार्केट का सबसे एक्सपेंसिव पोशन भी सिर्फ 40% बढ़ावा देता है। अगर ये सच में 100% देता है तो 1 या 2 स्टार प्रोफेशनल्स भी जल्दी लेवल अप कर सकते हैं। मिंग फांग बस हल्का सा मुस्कुरा दिया और बोला, इसलिए तो तुम्हारे पास आया हूँ। सुवे ने कहा, तुम वेट करो, मैं ऊपर जाकर एक एक्सपेरिमेंट करता हूँ। उसने सूतिंग को अंदर बुलाया ताकि वो गेस्ट्स को टी सर्व करे। मिंग फांग, सूतिंग और वांग यू बैठे ही थे कि ऊपर से लाउड नॉइजेस आने लगी। सबने एक दूसरे को देखा और क्यूरियोसिटी में सूतिंग ऊपर देखने गई। वहां उसने देखा कि उसके भाई का एक्सपेरिमेंट स्लाइम अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है। तभी किसी स्पेल से स्लाइम खत्म हो गया। तीनों कंफ्यूज थे कि क्या हो रहा है। जब वे कमरे में गए तो सू वे लिटरली जंप कर रहा था जैसे कोई क्रेजी आदमी और चिल्ला रहा था, पोटियन सच में काम करता है, 100% एक्सपीरियंस बूस्ट। गर्ल्स को समझ नहीं आया ये इतना एक्साइटेड क्यों है, लेकिन सू वे ने मिंग फांग को समझाया कि उसका पोशन सच में वर्क कर रहा है। मिंग फांग के मन में खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि अगर ये काम करता है तो उसके मेमोरी के बाकी पोशंस भी काम करेंगे। सू वे ने एक्साइटमेंट में कुछ और फायरबॉल्स मारकर और स्लाइम्स खत्म कर डाले। शूटिंग ये देखकर शॉक थी, क्योंकि उसका भाई यूजुअली अपनी लैब को बहुत ट्रेजर करता है और आज इतनी मेस देखना अनबिलीवेबल था, वो भी जब उसे नॉर्मली अंदर आने की परमिशन भी नहीं होती। सू वे ने गर्ल्स को पूरी डिटेल में समझाया और वो लोग यकीन ही नहीं कर पा रही थी कि ये पोशन सच में 100% काम करता है। मिंग फांग को उनके शॉक्ड रिएक्शंस देखकर मजा आ गया, लेकिन सू वे ने तुरंत हाथ के इशारे से कहा, श्श्श, आवाज कम रखो और इस बात को सीक्रेट ही रहने दो। उसने मिंग फांग से पूछा, बॉस अब आगे का प्लान क्या है? ये बेचकर तुम अनइमेजिनेबल फॉर्च्यून बना सकते हो और आजकल के डेंजरस टाइम्स में तो ये गोल्ड माइन है। मिंग फांग थोड़ी देर डीप सोच में पड़ा हुआ था, तभी उसे एक मैसेज मिला। मैसेज टीचर चाय की तरफ से था। उसने अनाउंस किया था कि स्कूल सभी सीनियर स्टूडेंट्स को लेवलिंग अप के लिए ले जाने वाला है। स्टूडेंट्स वैसे भी ईगर थे लेवल अप करने के लिए, क्योंकि कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम्स अब पास ही थे। मिंग फांग का प्लान था कि ये एक्सपीरियंस पोशन पहले अपने ही लोगों को दे और कुछ टाइम बाद मार्केट में बेचे। शूटिंग ने शरारती अंदाज में पूछा, तो मैं भी तुम्हारे ओन पीपल में आती हूँ? मिंग फांग ने बस सिर हिला दिया। शूटिंग इतनी खुश हुई कि बैठना मुश्किल हो गया। मिंग फांग जानता था कि अगर ये पोशन मार्केट में गया तो सेंसेशन बन जाएगा और जो लोग ह्यूज प्रॉफिट्स के पीछे भागते हैं वो मक्खियों की तरह चिपकेंगे, बिल्कुल शाओ चैंग की तरह। इसलिए उसने सोचा पहले स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इकट्ठा कर ले, ताकि जो भी डर्टी ट्रिक्स खेले उसे वो डबल ट्रिक से हराए। उसने कहा कि वो वू की पार्टी के बर्जरकर जांग वू को भी साथ ला सकते हैं। सबको ये सुनकर एक्साइटमेंट हो गई, क्योंकि जांग वू वरीड था कि वो शायद इतना लेवल अप न कर पाए कि वांग यू और सूतिंग के साथ सेम यूनिवर्सिटी में जा सके। मिंग फांग ने उसे कंसिडर किया, क्योंकि वो वांग यू के साथ अच्छा था। एल्केमिस्ट सू वे ने मजाकिया अंदाजे में कहा, बॉस कोई और नुस्खे भी हैं तुम्हारे पास? मिंग फांग ने हाँ में जवाब दिया और बाकी प्रिस्क्रिप्शंस दे दिए। सू वे ने पढ़कर कहा, इनमें से कई इंग्रेडिएंट्स के नाम तक नहीं सुने और कुछ तो मेरे करंट लेवल पर बना भी नहीं सकता। मिंग फांग ने सोचा कि ये प्रिस्क्रिप्शंस शायद किसी दूसरे वर्ल्ड के हैं, तो उनमें से कुछ का यूज कर पाना ही काफी है। वांग यू ने साथ में लेवलिंग अप जाने का प्लान बनाया और हमारे बॉय से कहा कि जरूर आना। मिंग फांग ने पूछा, क्यों? तो उसने बस मुस्कुराकर कहा, बस आना है। उसके बाद सब लोग लेवल अप मिशन के बारे में ऐसे बात करने लगे जैसे कोई पिकनिक प्लान हो। मिंग फांग मन ही मन सोच रहा था, एक बार मुझसे पूछ तो लेते, लेकिन अब उसके पास चॉइस नहीं थी। मंडे को मिंग फांग टाइम पर मीटअप लोकेशन पर पहुंच गया। वो बाकी लोगों के साथ आ रही थी,
उसी बीच रोड से एक बस गुजरी जिसमें मिंग फैंग के क्लासमेट्स बैठे थे। वो लोग उस पर हंस रहे थे कि वो दूसरों के साथ लेवल अप करने नहीं आया और कह रहे थे कि वैसे भी कोई उसके साथ जाना नहीं चाहेगा। मिंग फैंग ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसके पास अपना प्लान था। डंजन एंट्रेंस पर कई और स्कूल्स के स्टूडेंट्स भी पहुंचे थे। टीचर चाय के साथ आए स्टूडेंट्स ने भी भीड़ देखी और पूछा, हम अंदर कब जा पाएंगे? टीचर ने बताया कि करीब 2 घंटे लगेंगे क्योंकि पहले क्लास को खत्म करना होगा। तभी किसी ने देखा कि मिंग फैंग आगे खड़ा है, वो भी जीनियस वांग यू और कूल लुकिंग एडवेंचरर्स के साथ। और ये देखकर सब हैरान रह गए कि मिंग फैंग की पार्टी बिना वेट किए सीधे डंजन के अंदर जा रही है, जैसे उन्हें स्पेशल प्रिविलेज मिला हो।